क्या सच में कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक पेंडेमिक आने वाला है? जैसे कि मैंने पढ़ा था डब्ल्यूएचओ की रिसर्च है उसमें 2050 तक हर दूसरे में घर में कैंसर का पेशेंट होगा। ये बिल्कुल सच है। पिछले 15-20 साल से मैं बात कह रहा हूँ। बाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। हुआ क्या है, लोगों ने हर चीज को अपने स्टेटस से जोड़ लिया है। हर चीज का स्टेटस, क्या स्टेटस है भाई? बेसिक खाना खाने में प्रकृति प्रदत्त जो भोजन है वो बेस्ट भोजन है, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। लेकिन आपको पैक्ड फूड चाहिए। अमेरिका या यूरोपियन कंट्री जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, हिंदुस्तान आज भी जो लोग करें अच्छा है। अमेरिका का जीडीपी इतना है, उसका 17.8% हेल्थ बजट है उनका, फिर भी उनका हेल्थ केयर क्राइसिस में है। ब्राजील ने क्लासिफिकेशन दिया, नोवा क्लासिफिकेशन फूड का 1, 2, 3, 4। 3, 4 को कहा प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं कहता हूँ P4 प्रोसेस्ड एंड P4 पॉइजन। ये आपके लिए पॉइजन है। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो जैसे पैदा किया वैसे हम खा सकें, ये आपको स्वस्थ रखेगा। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन, फ्रेश खाना जो बन रहा है आप खा लें, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। और शैतान की रसोई, जितने पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड हैं, 100% फूड किसी न किसी बीमारी का कारण है। ईदर यू पे द फार्मर और पे द डॉक्टर। कैंसर पे बात करना आसान नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से कैंसर डायग्नोसिस सब कुछ बदल देती है। कैंसर एक व्यक्ति की डिजीज़ नहीं है बल्कि पूरे परिवार की डिजीज़ होती है। ये बहुत ही बड़ी कड़वी सच्चाई है और उससे भी बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि इसके बारे में इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूज़न, इतनी नेगेटिविटी है कि किसी और बीमारी के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या कैंसर सच में एंड ऑफ लाइफ है? क्या कैंसर डेथ सेंटेंस है? क्या कैंसर का कोई इलाज नहीं है? क्या कैंसर एक पैंडेमिक है? आज इसी तरह की सारी कड़वी सच्चाई पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही फेमस, वेरी रिनाउंड ऑन्को सर्जन, जो कि लगभग 50,000 कैंसर सर्जरीज कर चुके हैं। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो इतना अच्छा ओपनली बोलते हैं कि क्या रीज़न है इन सारी बातों के पीछे। वो कैंसर ट्रीटमेंट के साथ-साथ कैंसर अवेयरनेस पर भी बहुत फ़ोकस होते हैं। तो आज मैं उनसे आपकी वो सारी बातें जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं मेरे माध्यम से मैं उनसे पूछूंगी। लेट्स वेलकम डॉक्टर अंशुमान कुमार। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग सर को पहले से ही जानते हैं। सर कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग में भी बहुत काम करते हैं। प्रिवेंशन में तो सर का इतना ज़्यादा रोल है और खासकर कॉजेज़ बताने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ मिलकर सर का वेलकम करिए, फिर हम एक-एक करके कैंसर से जुड़ी जितनी भी कड़वी सच्चाइयाँ हैं सर से डिस्कस करेंगे। सर वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। एंड सर जैसे कि मैं मेरे गेस्ट का वेलकम करती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताएँ। थैंक यू डॉक्टर रेखा। अच्छा काम कर रही हैं आप, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन इस तरह का काम कर रही हैं जो आमतौर पर डॉक्टर अवॉइड करते हैं, मतलब जन जागरूकता। बड़ी अच्छी बात है। अब आपने कहा अपने बारे में बताएं। सच्चाई ये है कि मैं अपनी खोज में खुद भी अभी भटक रहा हूँ। मुझे अपने बारे में पता नहीं। आमतौर पे लोग जो परिचय जानते हैं, नाम अंशुमान है, माता पिताजी ने दिया होगा जब मैं बच्चा था, तो इसका भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। बाई चांस मैं कहूँगा कि 12th के बाद एंट्रेंस दिया, सिलेक्शन हो गया, इसलिए MBBS कर लिया। उसके बाद MBBS में मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, ये सच्चाई है। शायद मैं किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला है आज तक। हाँ। और उसका रीज़न ये है कि MBBS की पढ़ाई बहुत घिसी पिटी लगती थी। मुझे लगता था एवरेज IQ के लोगों का काम है डॉक्टरी करना। और मैं अपने कॉलेज की एनाटमी, कॉलेज की फिजियोलॉजी पे लिखता रहता था कि ड्रेनेज ऐसे होना चाहिए, रोड ये ऐसे होना चाहिए, हॉकिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुला कहा तुमको IAS बनना है? तो मैंने कहा सर उससे क्या होगा? तो ये सब काम उसका होता, तुम डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टरी करो। फिर मैंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पिताजी क्योंकि जनरल सर्जन है, नाराज़ हो गए, तुमको अगर UPSC करना था डॉक्टर क्यों बने, पहले MBBS करो। कर लिया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया तो MS जनरल सर्जरी अलीगढ़ से कर लिया। फिर ये था कि जब डॉक्टरी करना है तो ये डिसाइड हो गया था, रॉबिन्स में नियोप्लेजिया चैप्टर पढ़ा था, तो तय हो गया था कि मुझे कैंसर सर्जरी करनी है। फिर जब मैं कहता था MS सर्जरी के टाइम कि मुझे कैंसर में करना है, तो लोग कहते थे ऑल ओवर इंडिया 4 सीटें हैं, तुम्हें कैसे मिल जाएगी? तो अब इसको अहंकार में नहीं कह सकता हूँ, मैं कन्विक्शन में था। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं तो एक ही सीट लूँगा, 3 तो छोड़ दूँगा। सही बात। तो फिर मैंने अहमदाबाद से MCH किया, वाओ। एडिनबरा से MRCS किया, फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब हालत ये थी कि
बिहार में जाना नहीं चाहता था, जहाँ पैदाइश हुई थी, क्योंकि वहाँ जंगल राज शुरू हो चुका था मेरे रहते ही, और अहमदाबाद पिताजी नहीं रहने देना चाहते थे। इस चक्कर में ऊहापोह में मैं दिल्ली आ गया। ओके। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मैं चाहता था एकेडमिक्स में आना, लेकिन एकेडमिक्स में कह दिया गया कैंसर सर्जन का कोई रोल नहीं है, जनरल सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो अभी के डॉक्टर एस्पिरेंट हैं उस चीज़ को समझें कि जहाँ आप किसी को देखते हैं समझ लेते हैं कि बहुत आसान है, रास्ता इतना आसान नहीं होता, संघर्ष होता है। फिर जब वहाँ बैठे तो वहाँ कुछ टाई टोपी वाले MBA हॉस्पिटल चलाते हैं, वो चाहते थे डॉक्टर को डिसाइड करे कि डॉक्टर कैसे काम करे। अब ये सच है कि बीइंग ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं समझ सकती हैं, हम लोग डॉक्टरी की बात तो समझ जाते थे, लेकिन फिनांस, CQI, ROI ये सब कुछ नहीं समझ में आता था। फिर मैंने MBA कर लिया कि उनकी लैंग्वेज में जानने लगा, मेरी लैंग्वेज वो नहीं जानते थे। उसके बाद मैं इन्वायरमेंट पे, हेल्थ केयर में इश्यूज जो होते हैं, पोल्यूशन रिलेटेड में काम करता था। तो वकील दोस्त जो हमारे थे वो मेडिकल नहीं जानते थे, मैं वकालत नहीं जानता था, तो फिर मैंने LLB कर ली। एक बार मथुरा में एक कार्यक्रम में, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं था, कुछ कह रहा था, बाद में किसी ने पूछा आप कौन से वाले डॉक्टर हैं, रियल वाले डॉक्टर हैं कि योग वाले डॉक्टर हैं, PhD किया हुआ है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो MBBS का डॉक्टर हूँ। तब उन्होंने कहा फिर आप योग पे क्यों बोलते हैं? मैंने कहा उसके लिए क्या चाहिए, तो आपके पास डिग्री कहाँ है? तो फिर मैंने BHU वाराणसी से योग में डिग्री कर ली। तो इस तरह से ये यात्रा चल रही है। मैं अपने को आज भी विद्यार्थी मानता हूँ, कुछ पढ़ता रहता हूँ। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, वो मैं शुरू से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। तो ये पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पहचान तो बदल रही है। जब मैं पैदा हुआ तो कुछ और था, नाम लेके जरूर चल रहा हूँ, लेकिन पहचान हर साल बदल जा रही है। तो इसलिए सच यही है कि अभी भी मैं अपनी खोज में भटक रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू सर। इसके लिए तो मैं कहूँगी कि आप मतलब लाइक एक वो पर्सन है जो इतना ऊपर उठते चले गए, लेकिन आज भी धरती से जुड़े हुए हैं। एंड मुझे बहुत, मैं कहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस को पक्का ये है कि आज इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है ना, बिल्कुल सही और सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सर, जैसे कि मेरा जो स्पेशली जो यूट्यूब चैनल है, मैं कैंसर ट्रीटमेंट, अवेयरनेस, प्रिवेंशन पे बात करती हूँ। स्पेशली सर मैं ट्रीटमेंट पे बात करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन लेते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या सच में कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक पेंडेमिक आने वाला है? जैसे कि मैंने पढ़ा था, WHO की रिसर्च है, उसमें 2050 तक हर दूसरे घर में कैंसर का पेशेंट होगा। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है। मेरे पुराने इंटरव्यू, पुराने पब्लिक प्रोग्राम उठा के देखें, पिछले 15-20 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, बाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ। प्रैक्टिस की शुरुआत जब मैंने की थी तो किसी जनपद से, किसी ज़िले से एक मरीज मेरे पास आता था। आज की हालत ये है कि हर घर का दूसरा मरीज आ रहा है मेरे पास। तो ऐसा नहीं मैं प्रसिद्ध हो गया, सिंपल ये है कि कैंसर केसेज बढ़े हैं। कुछ लोग जो नॉन कैंसर के डॉक्टर हैं उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, स्क्रीनिंग बढ़ी, इसलिए कैंसर केसेज बढ़े। ये एक फैक्टर है, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट है। ये इंक्रीज्ड इंसिडेंस में चौथा पॉइंट है कि स्क्रीनिंग बढ़ी है। पहला पॉइंट है कि रियल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन कैंसर केसेज, कोई दो मत नहीं है। और सच ये है कि आज की डेट में 2025 का आंकलन हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में कवरेज किया था, और हमारा आंकलन ये है कि हर 9 में से एक व्यक्तियों को कैंसर हो रहा है अभी का। और ये WHO का प्रेडिक्शन, जो ग्राफ प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, प्रोजेक्टेड केसेज, उसमें ये सच है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम कैंसर। अभी ये हार्ट डिजीज है और मौत का एक कारण कैंसर बन जाएगा अगर सरकार का यही रवैया रहा। भारत सरकार नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से केमिकल वॉरफेयर चल रहा है, यस, आप न्यूक्लियर वेपन पे कानून बना देंगे, इस पे कानून बना देंगे, लेकिन बेतरतीब जो इंसान को केमिकल के, आप अगर इमेजिन कीजिए तो वी आर हैंगिंग इन द केमिकल सस्पेंशन। चारों तरफ वातावरण में आपके ऐसे केमिकल जो कार्सिनोजेंस हैं दौड़ा दिया गया। एट द सेम टाइम इंसान अपनी आत्मों कारण, कैंसर क्या है, ये आपके कार्सिनोजेन और आपके डिफेंस सिस्टम की लड़ाई है, जो जीत जाए। तो कार्सिनोजेंस बढ़ रहे हैं, इंसान का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे ही डिफेंस सिस्टम आपका कमज़ोर हुआ, कैंसर हावी हो जाएगा। अदरवाइज तो हर इंसान में हर दिन कैंसर का सेल डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। मोलिकुलर पुलिसमैन P53
डिटेक्ट करता है, किल कर देता है। लेकिन जिस दिन डिफेंस सिस्टम आपका गड़बड़ हुआ, बढ़ जाएगा। तो ज़रूरत क्या है कि इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, सोसाइटी लेवल पे कुछ नॉर्म्स लाएं, जिसकी चर्चा हम करेंगे कि कैसे प्रिवेंशन पे बात हो, और सरकार लेवल पे और यूनाइटेड नेशन के लेवल पे इसको बैक टू बेसिक्स में जाना होगा। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है विनाश। विकास करो विनाश के बिना। अगर आप लाखों पेड़ काट देंगे, केमिकल से भर देंगे, तो कैंसर होगा। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? राइट। बट सर, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल है अवॉइड करना। मतलब आज की लाइफ स्टाइल में हम लोगों ने इतने मॉडर्न बनने के चक्कर में इतना सब कुछ अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रखी है, जिसके लिए अब रिवर्स जाना बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे कुछ बताएंगे ऐसे क्या हम प्रिवेंशन टिप्स लें कि हम इसको कंट्रोल कर पाएं? डॉक्टर रेखा, मुश्किल कुछ नहीं है। हुआ क्या है, लोगों ने हर चीज़ को अपने स्टेटस से जोड़ लिया है। यस, ट्रू। हर चीज़ का स्टेटस, क्या स्टेटस है भाई? बेसिक खाना खाने में प्रकृति प्रदत्त जो भोजन है वो बेस्ट भोजन है, इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। लेकिन आपको पैक्ड फूड चाहिए। ब्राज़ील ने क्लासिफिकेशन दिया, नोवा क्लासिफिकेशन फूड का, 1 2 3 4। 3 4 को कहा प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं कहता हूँ P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन। ये आपके लिए पॉइजन है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इसको सिंपल भारत के दर्शकों के लिए, आपके चैनल के दर्शकों के लिए समझा दूँ। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो जैसे पैदा किया वैसे हम खा सकें, ये आपको स्वस्थ रखेगा। भगवान की रसोई, फल है, सब्जी है, एज इट इज खा सकते हैं। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन, फ्रेश खाना जो बन रहा है आप खा लें, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। और शैतान की रसोई, जितने पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड हैं, 100% फूड किसी न किसी बीमारी का कारण है। लेकिन दर्शक ये न डर जाएं कि अच्छा मैंने एक दिन खा लिया कैंसर हो, एक दिन में कुछ नहीं होगा। बॉडी का अपना सिस्टम है, उसको क्लींज आउट कर लेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ उसी पे डिपेंडेंट हो गई तो बॉडी एक दिन गिव अप कर देगी। इसीलिए यंगस्टर्स में डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन, इम्पोर्टेंस, डिसलाइपिडीमिया, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, बच्चों में ADD, ADHD क्यों बढ़ा? यही कारण है। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अब लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं मानते हैं। तो मैं बड़ा सवाल पूछता हूँ उनसे कि बच्चे क्या गर्भ में जब पल रहे थे तब उन्होंने सीख लिया था कि मुझे ये खाना है? किसने सिखाया? दो ही चीज़ों ने, टेलीविजन ने सिखाया, यस, और माँ ने सिखाया। माँ को अगर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे टाइम देना था, बच्चा उसको तंग ना करे, तो उसने क्या किया? उसको बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी ऑन कर दिया। बच्चे ने वहाँ ऐड देखा। उससे ज़्यादा बच्चा तंग किया तो कोई पैकेट चिप्स पकड़ा दिया। पहले क्या हमारी माएँ यही करती थी? हम क्यों स्वस्थ हैं? कि हमारे माँ बाप अच्छे थे। हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्यों बीमार है? हमारा जनरेशन खराब हो रहा है और बच्चों को बदनाम करते हैं। हर पीढ़ी अपने पहले पीढ़ी से बेहतर, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। हमें चाहिए उस पीढ़ी के हिसाब से हमें काम करना। टेक्नोलॉजी नई पीढ़ी के लिए एक बून है। जो रेफरेंस आपको याद होगा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, NML लाना पड़ता था रेफरेंस ढूंढने के लिए, और फोटोकॉपी कराना पड़ता था। यस सर। आज आपको गूगल पे अवेलेबल है, अच्छी चीज़ है। और ये बहुत दूर की बात नहीं है कि 20 साल बाद लाइब्रेरी जैसी कोई चीज़ ना हो, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा कुछ नहीं बने, और आपके सारा कुछ डिजिटल सिस्टम में आ जाए। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन विनाश हुआ कि पूरे टाइम अब जॉम्बी स्क्रॉलर बन गए, पूरे टाइम स्क्रीन पे बैठे हैं, जो ज़रूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि डोपामिन सर्च के लिए आप स्क्रीन पे उलझे रहते हैं। तो ये तो पेरेंट्स ने आदत लगाया बच्चों को। अब कोई रिवर्स करने की ज़रूरत है? ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं राजेश चौधरी, जर्नलिस्ट हैं, उनका छोटा सा बच्चा था। उन्होंने कहा कि इसको क्या टिप्स देना चाहेंगे, तो मैंने 2 ही चीज़ बताया था, नो फास्ट फूड, नो स्क्रीन। और बच्चा आज तक उसने फास्ट फूड टच नहीं किया, हाई स्कूल में आ गया। वाह। उस बच्चे का प्रांशु नाम है। तो लोग स्कूल में पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? उसके दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा होगा कि उसने कहा कि मुझे खाना ही नहीं है। कुछ भी खाने की, जो रोल खाने की इच्छा है तो माँ को कहता है कि ब्रेड में कुछ रोल करके मुझे दे दो, बाहर का नहीं खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे बात करने की है, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करनी है। लेकिन अब सोच रही है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, हिंदुस्तान आज भी उनका मानसिक गुलाम है कि जो वो लोग करें अच्छा है।
उनको ये अंदाज़ा नहीं है अमेरिकन मेडिकल सिस्टम, अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम की हालत क्या है। अमेरिका का जीडीपी इतना है, उसका 17.8% हेल्थ बजट है उनका, फिर भी उनका हेल्थ केयर क्राइसिस में है अमेरिका। इतने लोग बीमार हो रहे हैं। यस, भारत की अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपनी परंपरा थी जिसके कारण हम लोग स्वस्थ रह रहे थे, तो उसको बरकरार रखो भाई। थोड़े पॉलिटिशियन भी इस पे ध्यान दें, फूड एडल्ट्रेशन, इन चीज़ों पे। अगर सच में अगर ऐसा हुआ तो बेहतर है, नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के बस का नहीं है, जो आज़ादी के बाद आज तक 2% से ऊपर हेल्थ बजट नहीं गया है। इस कंट्री में अगर हेल्थ क्राइसिस हुई तो फिर जो मुहावरा है ना, राम भरोसे हिंदू होटल, वही होगा, फिर और कुछ नहीं होगा। बट सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे आपने बोला कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, घर में बना के खाइए, तो ये सब भी जो मार्केट में आ रहा है वो भी कितना प्योर है? मिल्क का आज कोई गारंटी ही नहीं है। पहले मैं मिल्क देती थी बेटे को, बट जब से मैंने सुना है कि इंजेक्शन लगा के मिल रहा है, मतलब ईस्ट्रोजन इसमें जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है यंग अनमेरिड फीमेल्स में, तो मैंने देना बंद कर दिया, मैंने भी लेना बंद कर दिया। तो मतलब इन चीज़ों का क्या सोल्यूशन है? देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और खाने की चीज़ आप चाहते हैं कि एट ईज, मतलब मोबाइल ऐप से मंगवा लें, तो कोई भी चीज़ शेल्फ लाइफ अगर बढ़ाई Difficult है। जाएगी, यस सर। शेल्फ मिसाल मेरा, तो सेल्फ लाइफ कम होगी। हाँ, कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे आप, कैसे ताज़ा रखेंगे? नेचुरल सी बात है, केमिकल स्प्रे करना होगा आपको। जो जानना चाहते हैं उनके लिए मैं मॉडल हर समय देता हूं, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर। जो मैंने किया, अब तो मैं खुद खेती करता हूँ, बाकी लोगों को कराया, आप इन चीज़ों का डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इसका एक मॉडल है, अच्छा मॉडल है और डुएबल Okay. मॉडल है। ईदर यू पे द फार्मर और पे द डॉक्टर्स, आई एम बोथ। तो इसमें इस तरह की कोई चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इस चीज़ को प्रोक्योर नहीं कर सकते। दूसरा जो पहलू, आपने दूध की बात कही, इंडिया इज मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री। दूध की ज़रूरत हमें इतनी नहीं है जितना हम पागल हैं दूध के लिए। अगर ज़रूरत होती, नेचर आप सोचिए, माँ 6 महीने तक दूध देती है, मेडिकल साइंस हमारा कहता है वीनिंग चालू कर दो, 6 महीने में वीन ऑफ करके बच्चे को घर के खाने पे ले आओ। राइट। गाय, भैंस, किसी भी जानवर को देखा आपने 6 से 9 महीने से ज़्यादा दूध देते हैं। नहीं, उसके बाद बच्चे को जब दूध की ज़रूरत नहीं थी, तो दूध जवान होकर क्यों पी रहे हैं? हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। कैल्शियम उससे ज़्यादा ज्वार बाजरे में है। ओके। न्यूट्रिशनल साइंस की पढ़ाई हमारे मेडिकल में नहीं कराई गई, प्रॉब्लम यही है। एक पीआईएल का हिस्सा बताता हूँ, 4,30,000 प्रोडक्शन मिल्क का इंडिया, सॉरी कंजम्पशन दिखाया गया इंडिया का, और 1,25,000 प्रोडक्शन, तो बाकी 3 लाख कहाँ से आया? नेचुरल बात है, नकली दूध है, एडल्ट्रेटेड है। क्यों ऐसी चीज़ लेनी है? दूसरा कि दूध की ज़रूरत कहाँ है? मैक्सिमम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो चुके हैं, एडिशनल आप केमिकल ले रहे हैं, बच्चे हार्मोन्स ले रहे हैं, यंग बच्चियों में मिनार्की, थिलार्की अर्ली हो रहा है, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एडल्ट्रेटेड क्यों लेना है? आपको स्वीडन और स्विट्जरलैंड तो है नहीं कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। इसलिए मिल्क के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना, उतना प्रोटीन, उतना कैल्शियम के सोर्सेज बहुत सारे हैं, आप उससे ले सकते हैं। बट सर फिर भी जो मेट्रो सिटीज़ में है, लाइक दिल्ली एनसीआर में, उनके लिए मतलब लाइक प्योर खाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं खुद सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे घर में सब कुछ फ्रेश आए, अडल्ट्रेटेड ना आए, मैं भी सही खाऊं, बेटे को भी सही खिलाऊं, तो वो चॉइस कैसे कोई कर सकता है? एक भारतीय भोजन में क्या होता है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, यही सारा होता है। यस। चावल, गेहूं, दाल, दलहन, तिलहन, ये सारा ऐसा प्रोड्यूस है जो आप लाके स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश इन कर जाएं या हरियाणा इन कर जाएं। आपको डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का तरीका बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे एक सोसाइटी में रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर वाले, 10 फैमिली जुड़ जाएं, फार्मर से बात करें, बहुत दूर नहीं, 1-1.5 घंटे के ड्राइव पे आपके लिए प्रोड्यूस जब तैयार करे, फर्टिलाइजर नहीं डाले, इंसेक्टिसाइड नहीं डाले, जितना प्रोड्यूस हो उतना ही लेंगे आप। इसमें क्या होगा, 10 फैमिली आप जुड़ गए, एक फैमिली हर महीने जाए, पिकनिक भी कर ले गांव जाके, वहाँ से सामान भी ले ले, 10 फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अगले महीने दूसरी फैमिली चली जाए। एक दूसरा एक मॉडल हमने तैयार किया था सब्जियों का, जो यमुना खादर की सब्जियों पे हमने स्टोरी की। जब पता चला उसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, कार्सिनोजेंस इतने ज़्यादा हैं, तो लोगों ने पूछा कि सोल्यूशन क्या है सर? प्रॉब्लम तो आपने बता दी। यस। सीधा खेत से, उस फॉर्मूला का नाम ही था सीधा खेत से। नोएडा में
सब्जियां उगाना चालू किया, किराए पे ज़मीन लेके। सोसाइटी कुछ महिलाएं मिली, वर्कर रखे, बिना फर्टिलाइजर की सब्जियां उगती थी। आज आपने ऐप पे ऑर्डर दे दिया, 1/2 kg कलभिंडी चाहिए, 250 तोरी चाहिए, 1 किलो लौकी चाहिए। आपने जो ऐप में किया, सुबह 4 बजे सब्जी आपके दरवाजे पे मिल जाती थी, जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं चला। प्रॉब्लम कहाँ हुई? आप शाम को निकलते हैं, एक अदरक बेचने वाले से मैंने पूछा, अदरक पे एक केमिकल डाला जाता है क्लीन करने के लिए। उस केमिकल के पैकेट को मैंने पढ़ा, मेड इन चाइना था, लिखा हुआ था ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज। मैंने केमिकल कंपोजिशन जब सर्च किया गूगल पे, कार्सिनोजेन था। उसको अदरक पे स्प्रे करके क्लीन करते हैं, तब अदरक आपको चमकता हुआ दिखता है। फिर मैंने अदरक बेचने वाले से, थोक विक्रेता से पूछा कि इसका क्यों इस्तेमाल करते हो तुम? तो उसने बोला कि साहब हम क्यों करते हैं, आप ही लोग सोसाइटी में रहने वाले, मिट्टी में लगा अदरक जब होता है तो आप खरीदते नहीं हैं, हमारी मजबूरी है, हमें तो महंगा पड़ता है प्रोसेस करने में। तो हमारी आदत ये है, आलू, शकरकंदी, अदरक, मिट्टी में उपजने वाली चीज़ है, मिट्टी तो लगी होगी, तो आपको क्यों नफरत है मिट्टी से? ओरिजिनल चीज़ लें, प्योर चीज़ लें। जितना प्योर आप लेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करें इनसे। ये तो व्यक्तिगत स्तर पे, क्योंकि एंट्रीम अगर आज पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आज का क्या सोल्यूशन इसके लिए, लेकिन पूछिएगा कि रियल सोल्यूशन क्या है। भारत के लिए थोड़ा आदर्श हो जाता है, जबकि दुबई कर रहा है, बाकी कंट्री तो कर ही रहे। दुबई जहाँ की अपनी कोई फसल नहीं है वो भी कर रहा है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड आइटम गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, पहले लैब टेस्टिंग होता है, जिसमें भी थोड़ा भी अडल्ट्रेशन या पॉइजनस हैवी मेटल्स कुछ पाया गया उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, आने नहीं देते हैं मार्केट में। भारत में जितने सरकार हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में बैठे लोग जो नुमाइंदे हैं, उनको अपना मशरूम तो चाहिए हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पोल्यूशन फ्री हो। पब्लिक क्या खा रही है उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर कहिए नीति निर्धारण पे, तो बात वहाँ है, लेकिन डेली से शुरुआत तो आज से कर दें। ग्रुप बनाएं, सीधा खेत से प्रोक्योर करें और अपने ग्रुप में खाएं। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपकी ज़रूरतें सच में बहुत कम है। अगर इस तरह से प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर करने में थोड़ी मेहनत करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा। अदरवाइज अभी ऐप पे 10 मिनट में, 9 मिनट में, 8 मिनट में सब में कंपटीशन है कि मैं पहुंचा दूंगा, आप कुछ भी मंगवा लेते हैं। ऐसी जरूरत है क्या इंसान की? राइट सर, ऐसी जरूरत नहीं थी। और दूसरा, इन ऐप्स की वजह से हम लोगों ने बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नील कर दी है। फिजिकल एक्टिविटी नील कर दी, सारी चीज़ें पैक्ड पे पहुंच गए। तीसरा, अनटाइमली, जिसमें खाने के समय नहीं है, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी या कुछ तनाव हो गया तो आप रात देख रहे थे। में, हाँ, आपने रात में खाना चालू कर दिया। सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस प्लस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो अप होनी चाहिए थी, अब ये डाइजेशन, लिवर पूरे टाइम काम कर रहा है, तो आपको फैटी लिवर होगा, ओबेसिटी होगी, कॉर्टिसोल हाई रहेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ेगा, अल्टीमेटली कैंसर। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। तो इन चीज़ों का अपने जीवन को समझने की जरूरत है। इंसान की ज़रूरतें डॉक्टर रेखा कितनी है? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत सीमित। तो सबको चाहिए अपने जीवन का अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मविश्लेषण करें कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमें किन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है। अगर करेंगे देखेंगे लाइफ से बहुत बेकार की चीज़ें आपकी निकल जाएगी। और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि बेकार की वस्तुओं को अपने जीवन में उतार दिया है जो आपकी ज़रूरत नहीं है। राइट। तो सर, जैसे कि ये सारा जो रीज़न है, ये अदर क्रॉनिक डिजीज़ का भी है, लाइक शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, थायराइड, लाइक, बट जो मेरा कंसर्न ये है कि जैसे कि ये सारी क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, सीकेडी हो गया, लिवर फेलियर हो गया, ट्रांसप्लांट हुआ, तो उनकी जो एक लाइफ है या वो उनकी जो डायग्नोसिस है वो कम्प्लीटली लोग ईज़ के साथ लेते हैं। बट कैंसर डायग्नोसिस को बहुत ही पैनिक हो जाते हैं या फिर डिस्कस ही नहीं करना चाहते। तो वो एक जो इम्बैलेंस है वो क्यों है? जब मैं MBBS का छात्र था, लेप्रोसी के लिए ऐसी बीमारी थी कि किसी घर में किसी को लेप्रोसी हो जाए तो बताते नहीं थे। हाँ जी सर। और उसके लिए सैनिटेरियम बनाया गया था, बाहर रखते थे जंगल में। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस आया, उसके बाद ये आया आपका हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। किसी को हार्ट अटैक होता था तो बताते नहीं थे। लोग मानते थे कि दादाजी को हार्ट अटैक हुआ तो इसके घर में शादी ना करो बच्चे की। अच्छा। हो सकता है पोते को भी हो। ओके। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद आया डायबिटीज, फिर आया एड्स। तो ये बीमारियों का सिलसिला चल रहा है। इन दिनों कैंसर है। संयोग से हम लोग उस समय कैंसर के डॉक्टर हैं जिसमें कैंसर इसमें आया है। अब
लेकिन चेंज हो रहा है। जैसे परसों तरसों मैंने क्लिनिक पे एक लेडी आई, ब्रेस्ट कैंसर, सारी जांच करा के आई थी, ऑपरेशन होना था। लेकिन मेरी आदत है कि पहले मैं लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए उनको मैं थोड़ी बातें करने लगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब छोड़िए, अब तो कैंसर हो गया, ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन कब करना है। वो खुद फास्ट फूड कल्चर में थी कि जैसे आए हैं तो 100 रुपये दिए, बर्गर दो और चले हम। तो मैंने उनसे कहा कि अगर इतनी जल्दी है तो कहीं और जाएं, ऑपरेशन करा लें। कि मेरा मानना है कि एक ब्रेस्ट का रिमूवल मैं कर भी दूंगा, लेकिन अगर बेसिक रूट प्रॉब्लम जहां है वो अगर ठीक नहीं हुआ, दूसरे ब्रेस्ट में होगा या रिलैप्स होगा। इसको ऐसे समझें कि कैंसर क्या है, धुआं देखा, धुएं पे पानी डाल दिया, थोड़ी देर के लिए धुआं शांत हुआ, लेकिन आग जलती रही। कैंसर एक जस्ट मैनिफेस्टेशन है, आविर्भाव है। जो परिलक्षित हुआ वो आपने देख लिया, कैंसर। लेकिन कैंसर हुआ क्यों, प्रॉब्लम कहाँ थी? मॉलिकुलर हेल्थ, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक कैंसर बीमारी है ही नहीं, डिजीज अंदर है, मॉलिक्यूल के अंदर। वो क्या है? ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, माइटोकॉन्ड्रियल इंस्टेबिलिटी, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, लैक ऑफ ऑटोफेजी, ये सारी चीज़ें लीड करती है हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फैटी लिवर, डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, और इसके रोगी अब कॉमन होते जा रहे हैं। लेकिन मॉलिकुलर हेल्थ पे क्या हो रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही है। मालूम है क्यों? जिन बीमारियों को हमने आईसीडी कोडिंग कर दी, कैंसर, हार्ट डिजीज, सबकी इसकी दवा बनी हुई है। लेकिन जो मॉलिकुलर हेल्थ है, दोज प्रॉब्लम्स आर नॉट ड्रगेबल, दोज प्रॉब्लम्स आर फूडेबल। आपके खाने की गड़बड़ी से, किसी भी तरह से इनहेल जो हम कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं या डाइजेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की प्रॉब्लम होने से मॉलिकुलर हेल्थ गड़बड़ हुआ। अगर उस पर चर्चा होगी तो फार्मा लॉबी खत्म हो जाएगी। यस। तो मेडिकल को कौन डिसाइड करता है? अमेरिका मेडिकल करिकुलम को। अमेरिका मेडिकल करिकुलम को कौन डिसाइड करता है? फार्मा लॉबी। फार्मा लॉबी क्यों चाहेगा कि उसकी इनकम कम हो? अगर आप प्रिवेंशन की बात कर देंगे, मॉलिकुलर हेल्थ को सुधारने की बात कर देंगे, तो एज ए डॉक्टर हम लोग कोशिश ये होनी चाहिए, कैंसर का ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो जो कर रहे हैं, जिससे आप धुआं शांत कर रहे हैं, लेकिन आग भी बुझा दें। दोनों साथ करेंगे तभी जाके सर्वाइवल इंप्रूव होगा। इसकी जरूरत है। तो सर जो एक ये मैं तो अभी तक र्यूमर समझती थी कि लोगों ने मुझसे बहुत बार क्वेश्चन भी किया था कि कहीं ना कहीं WHO कैंसर का ट्रीटमेंट हाइड कर रहा है, तो ये कहीं सच है क्या? मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपना बेस्ट देते हैं। नहीं, WHO हाइड नहीं कर रहा है। देखिए, WHO क्या है बताऊं? चौराहे पे देखा ट्रैफिक पुलिस, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ। यस। WHO यही है, वो कोई संस्था नहीं है। WHO की हालत ये है कि उसको रूल कौन कर रहा है, गवर्न कौन कर रहा है? जितने कंट्री WHO को फंडिंग करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है अमेरिका। कोविड के टाइम में आपको याद होगा, टेड्रोस WHO का ये बना हुआ था। और टेड्रोस की हिस्ट्री बहुत कम लोगों को मालूम है। जब एडिस अबाबा इथोपिया का वो हेल्थ मिनिस्टर था, 3 बार डिसेंट्री का आउटब्रेक हुआ था, बच्चे अंधे हुए थे, और ये डॉक्टर होके हेल्थ मिनिस्टर था वहाँ का। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब थी, वो बना WHO का चीफ। क्यों बना था? चाइना सपोर्टेड था। तो कोविड के टाइम जितनी इंक्वायरी होने की बात हुई, तो टेड्रोस ने इंक्वायरी पे एक तरह से बिना कहे डिले किया। जब अमेरिका की टीम को भेजने की बात हुई थी, यूएन ने डिसाइड किया था कि तो एक वायरस एपिडेमिक में, पैंडेमिक में एक सिग्नेचर ढूंढते हैं, उसमें मोर देन 50% डॉक्टर चाइनीज तय किए गए। एंट्री डिक्लेयर होने के बाद 48 आवर्स तक डिले कर दी गई, ताकि वहाँ सिग्नेचर मिटा दें, जब वायरस लैब से वायरस लीक की बात सस्पेक्ट की गई थी। इसलिए आज तक कोई रिपोर्ट उसकी नहीं बनी है। तो WHO की तो बात ना करें, WHO के बस का है नहीं कि वो कैंसर ट्रीटमेंट रोक सकता है, उसके बस का ही नहीं है। लेकिन वैसे कैंसर ट्रीटमेंट को हाइप जरूर कर दिया जाता है, जिसमें फार्मा लॉबी का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं एक्चुअल डेटा दिखाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों को जब दिखेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें क्यूरियोसिटी होगी कि हमें अवेयर रहना है, स्क्रीनिंग करानी है, प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। मैं देखती हूँ इतने पढ़े लिखे, इतनी अच्छी फैमिली के लोग भी, अगर उन्हें जैसे मुझे मेरे बारे में पता चलता है ना, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट, तो दे आर लाइक कैंसर तो कभी ठीक होता नहीं है। अच्छा, कैंसर इतना कॉमन है क्या? मतलब आई एम रियली सरप्राइज कि पढ़ी लिखी फैमिली जब ऐसी बातें करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अवेयरनेस पे कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही कहा। आंकड़े भी नहीं बताए जाते हैं और सच्चाई नहीं बताई जाती। ये सच है। आंकड़े क्यों नहीं बताए जाते हैं? आंकड़े तो रिपोर्टिंग भी प्रॉपर नहीं है।
यस अगर टाइप बी टाइप सी सिटी में लोग ये कर रहे हैं तो बहुत कम ही हॉस्पिटल है इंडिया में जिन पे ये है कि आईसीएमआर को यू हैव टू रिपोर्ट। बहुत कम हॉस्पिटल है यस रिपोर्ट नहीं करते हैं, इलाज हो जाता है, कई मरीज इलाज नहीं करा पाते हैं, वो भी रिपोर्टेड नहीं है। जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आधार कार्ड सबका बना दिया है। कैंसर डायग्नोसिस किसी भी छोटे छोटे पीएचसी लेवल पे भी हो तो लिंक कर दो आधार कार्ड से। यस सर एक्चुअल हमें आंकड़ा मिले कि किस स्टेट में किस रीजन में कौन सा कैंसर कॉमन है, ताकि प्रिवेंशन पे भी हम पॉलिसी बना सकें, ट्रीटमेंट को उस हिसाब से डिसेंट्रलाइज कर सकें कि किस एरिया में कौन सा कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध कराओ। दूसरा, प्रिवेंटेबल कैंसर पे सर्विकल कैंसर वैक्सीन पे बजट डिक्लेयर किया गया, लेकिन प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल एटिकेट, इस पे ट्रेनिंग की बात कभी करी गई? आंकड़े समझ लीजिए, 60 to 65% अगर फीमेल बच्चियों को प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन एटिकेट के बारे में स्कूल में ट्रेनिंग दी जाए तो सर्विकल कैंसर से प्रोटेक्शन 65%, वैक्सीन से प्रोटेक्शन 72%, 100% प्रोटेक्शन तो दे नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट वैक्सीन फ्री करने के पहले अगर चाहती तो ये इसको लॉन्च कर देती, लेकिन इसमें क्या कंज्यूमरिज्म नहीं था, कोई फार्मा लॉबी इन्वॉल्व नहीं थी। वैक्सीन अगर आप कर रहे हैं तो साथ में आपको ये भी सिखाना पड़ेगा। लड़कों को भी प्राइवेट पार्ट हाइजीन, प्रॉपर ब्रशिंग, अगर ये सिखाएंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इटसेल्फ कम हुआ, देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ताकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ भी जाए तो उसको इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दे। अभी भी नॉर्मली 66% में एचपीवी इरेडिकेट हो जाता है। तो आपको 33% पे कवर करना था। इस पे गवर्नमेंट कभी, अच्छा अब कहिए कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट को पढ़े लिखे लोग तो जाते नहीं हैं चुन के, वो अनपढ़ होते हैं पॉलिटिशियन। देख है क्या, 12th के बाद जो क्वालिफाई कर गया वो डॉक्टर बन गया, जो बच गया वो आईएएस बना, वो डॉक्टर को रूल करता है, या एमबीए कर लिया तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को रूल कर रहा है। जो ये भी नहीं बन पाया वो नेता बना, वो जाके आपका हेल्थ मिनिस्टर बना, और जो वो भी नहीं बन पाया वो बाबा बना, अब बाबा सबको रूल कर रहा है। सर बाबा की तो कहानी अलग है। तो बाबा कहानी अलग है क्योंकि सबसे ज़्यादा फेलियर है। तो वैसे कंट्री में जो जितना फेलियर हो वो सबसे ऊंचे पद पे बैठे, और जो जितना कॉम्पिटेंट हो, जितना क्रीमी हो, सबसे नीचे पद पे बैठे। तो इस कंट्री का यही हाल होगा। दिस कंट्री डिजर्व दिस। बट सर मुझे लगता है एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट हमें मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल बताना चाहिए। हाँ, हम लोग कर भी रहे हैं, कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे बट हैं। उसके बाद भी सर हम लोगों को निगेटिविटी इतनी फेस करनी पड़ती है उन लोगों के थ्रू जो एक्चुअल में स्पेशलिस्ट नहीं है, एंड दे आर मिसलीडिंग सो मैनी पीपल। जैसे कि अगर हम बात करें नेक्स्ट कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो सर उसमें आपका क्या कॉल है? कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कभी नहीं कराना चाहिए, इससे बेटर है कि हम दूसरे ऑप्शंस ऑप्ट करें। उन लोगों को मैं ओपन चैलेंज कर चुका हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं। बता देता हूँ क्या क्या कहते हैं सोशल ट्रेंडिंग में, कि बायोप्सी मत कराओ, यस, कैंसर फैल जाएगा। Yes. पेट स्कैन मत कराना, इसलिए नहीं कहते हैं कैंसर फैलेगा कि उनकी नकारों की, बेवकूफ़ों की, मूढ़ों की असलियत पता चल जाएगी पेट स्कैन कराने पे कि कैंसर बढ़ रहा था और वो मूर्ख इलाज करता गया। इन लोगों को लाइव कैमरे पे मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि मेरे साथ कैंसर डिबेट कर लो तुम, या एक मरीज तुम तय करो, मैं आता हूँ। मैं तो लाइव पे एक टीवी चैनल पे एक बाबा को चैलेंज किया था कि मैं आ रहा हूँ, तुम ट्रीट करो, फूंक मार के कैंसर ठीक करता था। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मॉनिटर करूँगा, अगर उसका कैंसर ठीक हो गया उसी दिन मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। बाबा भाग गया, जहाँ बैठा था वो आश्रम छोड़ के भागा हुआ था क्योंकि टीवी वाले उसको ढूंढ रहे थे। ओके। तो सेम ये लोग जो नाटक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं, रील बना के डालते हैं, पेट स्कैन, बायोप्सी, दिस दैट, Yes. एलोपैथ है। हाँ, एलोपैथ में देखिए कुछ कमी है, वो एज ए डॉक्टर हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कमी है, जो इसमें व्यापारीकरण हुआ है एलोपैथ में, वो तो हम लोग भी उजागर करते हैं, उनको हटा दीजिए। तो एलोपैथ ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है मॉडर्न मेडिसिन ने ट्रीटमेंट पे, इतनी लाइफ्स बचाई हैं, वेदर इट्स ए कोविड, वेदर इट्स ए कैंसर और कार्डियक, हर जगह आप नकार नहीं सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन को नकार नहीं सकते। मॉडर्न मेडिसिन ने चमत्कार दिखाया है, लेकिन इसमें कुछ कंज्यूमरिज्म आया, वो हर चीज़ का है। जो भी जितना सक्सेसफुल होगा उसके नेगेटिविटी करके बिजनेसमैन आते हैं। तो उससे हम लोग चेंज हो जाएं। हम लोग ऑर्गेनिक डॉक्टर हैं, समय दिया है, कंपटीशन क्वालिफाई किया है। जो बात करने वाला वो डॉक्टर नहीं है, क्या बात करेगा? और अगर बात करनी है तो अंडर सर्विलेंस बात करो, बकवास ना करो दूर बैठ के वीडियो बना के, अंडर सर्विलेंस बात करो, साइंस की बात करो। चैलेंज कर चुका हूं, एक नहीं आता है। कुछ कहता है कि सिर्फ खाना खिला के हम कैंसर ठीक कर देंगे, Yes, sir. उसको मैं चैलेंज कर चुका। तो बोला कि मुझे 6 महीने चाहिए, मैंने कहा 6 महीने बाद इनके साथ दोबारा डिबेट रखिए।
6 साल हो गए अभी तक डिबेट में नहीं है। तो ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे नहीं है। एज ए डॉक्टर, एज ए क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारा रोल ये है कि हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे जो हम कर रहे हैं कैंसर रिलेटेड में, आज तक विज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष और प्रमाण से हम अपनी जानकारी से बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, बेस्ट गाइडेंस करेंगे। अगर दूसरी विधा में जो भी अच्छा होगा उसको हम लेंगे, और मॉडर्न मेडिसिन एक्सेप्ट करता है। क्विनीन सिनकोना छाल से निकाला, आयुर्वेद था। डिजिटॉक्स डिजॉक्सिन आयुर्वेद से निकला। इस तरह से अनगिनत आर्टेमिसिन निकला, पैक्लिटेक्सेल हमारी कीमोथेरेपी निकली, हमारी कीमोथेरेपी है एक चीज है। एल एस्पेरेजिनेस सदाबहार से निकला, अनगिनत चीजें निकली। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। जहां प्रिवेंशन में जिसका रोल है एक्सेप्ट करने को तैयार है। मैं ही हूं इसका प्रोपेगेटर कि मैं हर समय करता हूं होलिस्टिक टेक केयर। 6 विधाएं हैं भारत में, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग, यूनानी, सिद्धा, सबको मिला दो अंडर वन रूफ। मिक्सोपैथी मत करो। मॉडर्न मेडिसिन का इलाज करे, आयुर्वेद वाला भी उसको देखे, वो भी बताए कि क्या क्या हमारा इनकॉर्पोरेट करो, ये करो, बेस्ट आउटकम हो जाए। इसको करने को कोई तैयार नहीं है। या तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ईगो में कहेंगे कि बाकी सब बेकार, आयुर्वेद वाला कहेगा मॉडर्न मेडिसिन बेकार, वही सब ठीक कर रहे हैं। तो ठीक करे तो आओ ना सामने आओ, तथ्य से बात करो। लेकिन उसका भगवाधारी व्यापारी कोई बन गया आयुर्वेद का डॉक्टर, वो सांस फूंकता है और नीली पीली बोतलें बेच के कहता है कि कैंसर ठीक हो जाएगा। उससे कैसे कैंसर ठीक हो जाएगा भाई? राइट सर। उसको तो मीडिया वाले चैलेंज कर चुके हैं कि डॉक्टर साहब के साथ तुम डिबेट करो, तुम कैंसर ठीक करा रहे हो, अगर अनुलोम विलोम से कैंसर ठीक हो रहा तो चैलेंज कर रहे हैं तुमको। मैं खुद योग का विद्यार्थी रहा, योग की डिग्री है मेरे पास। अनुलोम विलोम का जहां रोल है, और मैं तो मॉडर्न साइंस से भी उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फेफड़े का जे रिसेप्टर जब एक्सपैंड होगा तो किस तरह से पल्स रेट आपका डाउन होगा, किस तरह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम होगा, कहाँ आसपास है। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर की जो कमी है, मैं उनसे कहूंगा दर्शन शास्त्र पढ़ो, दूसरी विधाओं के अच्छाइयों को उतारो और कंप्लीट बनो, क्योंकि बेस्ट क्रीम मॉडर्न मेडिसिन में आता है। yes. तो तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए मानवता के लिए, और क्या अच्छा कर सकते हो वो चाहिए मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर। बिल्कुल। मुझे तो सर इसलिए बुरा लगता है कि हम एलोपैथी के डॉक्टर्स जैसे आप हो गए, इतने सालों से अवेयरनेस दे रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि ओवर द टाइम आई रियलाइज़ कि कैंसर ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस प्रिवेंशन पे बात करना ज़रूरी है एज ए डॉक्टर। तो जब हम ये अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, वहाँ पे लोग उल्टा आपको ट्रोल करें, निगेटिव बोलें, मतलब जहाँ हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं सोसाइटी में, वहाँ ऐसे लोग और ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। फिर लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि कहाँ पे किसका रोल है। उसका रीजन बता देता हूँ। आपने पहले बात कही थी कड़वी सच्चाई। सच्चाई होती है, ना कड़वी होती है ना मीठी होती है। इस पे कड़वी प्रीफिक्स उन लोगों ने लगाया जिनको सच सुनना नहीं था, और मेजोरिटेरियन ही है। मेजोरिटेरियन भुलावे में रहना चाहता है। क्यों बताऊं? यहाँ से ऊपर 6 इंच जो आपका फ्रंटल लोब दिया प्रकृति ने, एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, किसी चीज को रेशनल सोचना, लॉजिकल सोचना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है आर्टिकल 51A सेक्शन H कि सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच रखो। ये ना रखो, ये बचपन सिखाया जाता है। माँ बाप कहते हैं सवाल जवाब मत करो, जो कह रहा हूँ सुनो। टीचर कहता है सवाल जवाब मत करो, जो बता दिया वही करो। उसके बाद जब बड़े होते हैं, नेता कहते हैं सब गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। फिर धर्मगुरु, हिंदू का धर्मगुरु, मुसलमान का धर्मगुरु, क्रिश्चियन का धर्मगुरु, सब क्या बोलता है? कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार है, सारा धर्म बेकार है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। आपको जॉम्बी हेडेड बना दिया, आप दिमाग से चल नहीं रहे हैं। इसलिए मेजॉरिटी पब्लिक रेशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक नहीं रही। आप बात करेंगी पढ़ पढ़ा के साइंस की, लॉजिक की। आपको एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंटेबल चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल चाहिए कि अगर आप कर रही हैं ये रिजल्ट मिल रहा तो दूसरा भी करेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। ये कोई नहीं चाहता है। लोगों को चाहिए कि उनकी दुकान चलती रहे। भाई इससे ज्यादा ओपन बाहें फैला के मैं कह रहा हूं कि जिसके पास जो अच्छी विधा है लेके आओ, मुझे बुला लो, मैं ही वहां आने को तैयार हूं, मिल के काम करते हैं। ये आपने सच कहा सर। तो करो, लेकिन प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ करो, गुमराह मत करो। एट द एंड ऑफ लाइफ एवरीबडी शुड बी आंसरेबल टू देमसेल्व्स। अपने आप को जवाब दे लो, ऐसा काम करो। इतना करने को कोई तैयार नहीं है। सब लोगों ने व्यापार खोल लिया है, धंधा खोला हुआ है,
उस धंधे में गिरावट ना आ जाए इसलिए दूसरे को बदनाम करो, उनका धंधा चलाओ। पब्लिक तो बेचारी न मेडिकल साइंस जानती है न कुछ, वो तो गुमराह हो रही है। जिसके पास चली गई, मेरे पास हर ओपीडी में 4-5 मरीज ऐसे आते हैं जो थक के, रिनाउंड जो सो कॉल्ड ये लोग चल रहे हैं सोशल मीडिया वाले, उनको ट्रीटमेंट में बहला के फुसला के ट्रीटमेंट दिया, पैसे अच्छे खासे लिए, आई नो सर। और उसके बाद स्टेज 4 आ गया तो कह दिया अब डॉक्टर साहब आप सर बचा ये तो लीजिए। मैं भी देखती हूँ, अब बहुत आप बचा पेशेंट लीजिए। ऐसे आते हैं। अब इसका क्या जवाब है? तो ऐसे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से मैं हर समय कहता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट लेने आओ, मस्ट टेक सेकंड ओपिनियन, ट्रू। ट्रस्ट द डॉक्टर बट डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट। सिमिलरली दूसरे विधा में जाते हो तो यही करो। इनफैक्ट वो विधा भी नहीं है। 12th के बाद अगर MBBS डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस हमें देना होता है तो आयुर्वेद का डॉक्टर डिग्रीधारी वैद्य के पास जाओ जो BAMS की डिग्री रखता हो। ये लोग नहीं है डिग्रीधारी, ये व्यापारी हैं। तो अगर जा भी रहे हो, अपनी चॉइस है क्योंकि लाइफ आपकी है, तो उनसे पूछो, सवाल जवाब करो। और गवर्नमेंट से हर समय कहता हूँ, जैसे हमारे लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया, तो बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बना दो जो उनको रेगुलेट करे बाबाओं को कि तुम किस पे भभूत डालोगे, किस पे फूंक मारोगे, मारोगे नहीं मारोगे, और मारोगे तो कैसे मारोगे। राइट सर। बट सर इन एट द एंड मतलब पेशेंट की लाइफ का सवाल हो जाता है। उनको तो पता नहीं, वो जो देख रहे हैं ना, जिन लोगों ने बोल दिया। और सर सबसे ज़्यादा खराब चीज़ पता है क्या है? वो आपको ना एश्योरेंस देते हैं, 100% गारंटी देते हैं। हम तो नहीं देते कभी कभी। आप देते हैं किसी कैंसर पेशेंट को 100% गारंटी? देखिए ये कौन दे सकता है? जो मूर्ख है। अदरवाइज 100% कैसे को दे सकते हो? ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। आप कार खरीदते हैं, इंजीनियर ने कार बनाया, इंजीनियर ने आपको डायग्राम दे दिया, फिर भी आप कहते हैं कि अच्छा अब ठीक कर दिया, क्लच तो ठीक चलेगा, ब्रेक तो ठीक है। बोला नहीं साहब, फेल तो हो ही सकता है। जब ह्यूमन मेड मैकेनिकल चीज़ों पे 100% गारंटी नहीं है, ह्यूमन बॉडी पे 100% गारंटी कोई दे रहा है, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में उसको पता ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा, एल्गोरिदम जैसा लीनियर नहीं चलता है, मल्टी डायरेक्शनल चलता है। सेम ट्रीटमेंट, सेम कैंसर, सेम स्टेज, किसी में कैसे बिहेव करता है, किसी में कैसे बिहेव करता है। तो जो गारंटी दे रहा है उसको, इसका मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी भी नहीं पता है, फिजियोलॉजी नहीं पता है। छोड़ दीजिए ऑन्कोलॉजी की बात तो बहुत बड़ी हो गई, उसके लिए बहुत ज्ञाता होना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसको बेसिक नहीं पता है। राइट। नहीं मैंने बहुत देखा है सर। मेरे पास ना रेडिएशन के लिए आते हैं, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट, जब बिल्कुल इनक्योरेबल हो जाते हैं। और जब पहले तो बताएंगे नहीं कहाँ लिया, कैसे लिया, फिर बताते हैं धीरे धीरे ये हुआ वो हुआ। तो फिर मैं बोलती हूँ कि मतलब लाइक अब आप क्यों आए हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने पहले 100% गारंटी दी थी। तो मतलब ऐसे लगता है कि मन करता है कि मतलब उन्हें अच्छे से समझाया जाए कि तुमने क्योरेबल डिजीज़ को इनक्योरेबल कर दिया, अब कोई रोल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कैंसर जो डिफेम है ना सर, कि इसका इलाज नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये जो मल्टीपल लाइंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहे होते हैं, मिस मैनेजमेंट चलते रहते हैं। हमारी ऑन्कोलॉजी की टीम में भी जैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कल्प्रेट होता है। जो कैंसर बदनाम इंडिया में ज़्यादा है, वो क्यों है? 3-4 चीज़ें सोचिए। एक तो प्रिवेंशन पे कोई काम है नहीं इंडिया में। यस, कोई काम नहीं है। अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग नहीं है। नो नेशनल एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटेबल। ऑन पेपर जरूर थोड़ी सी चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटेबल नहीं है कि हर PHC CHC पे स्क्रीनिंग हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए। नंबर 1, नेशनल प्रोटोकॉल नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट का। ये कैंसर ट्रीटमेंट का ये प्रोटोकॉल बन गया, पूरे कंट्री में ही फॉलो होगा। 3rd, डेडिकेटेड कौन सा डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा ये नहीं है। सर्जरी में MCH ऑन्को सर्जरी जब बनाया गया तो कैंसर सर्जन बनाने के लिए बनाया गया। अब आप कह रहे हैं जनरल सर्जन भी ब्रेस्ट की सर्जरी कर देगा, GI वाला GI कैंसर कर देगा, साथ में बेनाइन भी करेगा। इमेजिन करिए, बीइंग ए कैंसर सर्जन हमने MS सर्जरी की, तो हम अब लैप कोली हर्निया भी करें, ये करें तो हम क्या रिजल्ट दे पाएंगे? रेडिकल एग्रेसिव अप्रोच होता है कैंसर सर्जरी का। यूरोलॉजी का डॉक्टर स्टोन भी करेगा, किडनी ट्रांसप्लांट भी करेगा, ईरो का कैंसर भी करेगा, तो रिजल्ट कहाँ से दे पाएगा? तो डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट ही ट्रीट करे कैंसर को। तीसरा कारण जो कैंसर ठीक नहीं हो रहा है। चौथा कारण बाबा थेरेपी इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं नहीं है। इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, आयुष्मान भारत स्टार्ट होने से पहले 76% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था ट्रीटमेंट पे। अभी ये कम हो रहा है स्लोली, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा डाउन होता जा रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी एक मेजर इशू है। अफोर्डेबिलिटी के 2 पार्ट थे, एक इंश्योरेंस है या नहीं है, और दूसरा पार्ट था
कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो बात तो प्राइवेट की होगी ना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा है, लगभग 70% लोड कैंसर ट्रीटमेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है, यस 30% गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट सेटअप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ 2014 में, 10 साल हो गए। तब भी मैंने इंटरव्यू में कहा था कि एंट्री मैनेजमेंट ये ठीक है, लेकिन पीपीपी मोड करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड करो, और अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कर लो और ट्रीटमेंट को स्ट्रीमलाइन करो। इसकी जरूरत थी, ये नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ ड्रग, एनपीपीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा जाता है, मान लीजिए डॉसिटैक्सल एमआरपी लिख दिया 18,000, अगर होलसेल में भगीरथ पैलेस से कोई जाता है दवा लेने तो 2,200 में दवा मिल जाती है। तो ये इतना मार्जिन क्यों दिया गया एमआरपी पे? तो ये कॉस्ट कंट्रोल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जब दवा कंपनी आती है वहाँ पे अपने पेपर साइन कराने, अप्रूव कराने, तो एमआरपी लिखने की इजाज़त क्यों दे रहे हो? तो पब्लिक, मेरे पास कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछा गया कि डॉक्टर साहब इतना महंगा है, तो मैंने कहा कौन डॉक्टर महंगा क्यों है? कौन क्यों महंगा? जिसको वोट देते हो तो पूछते नहीं हो? डॉक्टर का रोल है उसमें। Yes. क्या दवा हम खरीदते हैं, हम बेचते हैं दवा? अब इन चीज़ों पे लगाम लगने की जरूरत है कि पब्लिक सफ़र कर रही है, कैंसर बदनाम हो रहा है कि कैंसर ठीक नहीं होता है, और एट द सेम टाइम डॉक्टर के ऊपर से ट्रस्ट उठ रहा है। सच्चाई ये है कि नेक्स्ट जनरेशन को लोग डॉक्टर बनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बनना चाह रहा सर। तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। यही जो नाटक कर रहे हैं अभी डॉक्टर को बदनाम करने के लिए, वो बीमार होंगे, किससे दिखाएंगे? क्या सबके पास कैपेसिटी है सिंगापुर अमेरिका चले जाएंगे इलाज कराने? इम्पॉसिबल है। तो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग करो, और स्ट्रांग, मैं तो यही कहूँगा, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट सोचते हैं रेडिकल रिफॉर्म की जरूरत है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को। Yes. ये वेंटिलेटर पे जा चुका है, प्रॉपर रेडिकल सर्जरी हो, वेंटिलेटर से आउट करो इसको, अदर में कोलैप्स हो जाएगा। राइट। और सर जैसे आपने बोला ना 30% लोड गवर्नमेंट के पास है, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब जो स्पेशलाइजेशन, जैसे हम बोलते हैं हमें तीनों स्पेशलिस्ट चाहिए, सर्जिकल, मेडिकल एंड रेडिएशन डिपार्टमेंट ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, कहाँ कैसे ट्रीट करें? तो जो एक जो वे होता है करेक्ट करने का ट्रीटमेंट को, कि प्रॉपर एक टीम होती है, टीम में वो डिसाइड होता है, सीक्वेंस डिसाइड होती है, कुछ होता ही नहीं है। उसका बताता हूँ, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया कितने साल हो गए लॉन्च हो गए? 65 ईयर प्लस। उसमें एक प्रोविजन है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। लोगों को पता नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, डॉक्यूमेंट सबके पास है, लगाना नहीं चाहते हैं। सर क्यों? जहाँ लगा हुआ है वहाँ टेक्नीशियन चिप हटा देता है, मशीन खराब कर देता है ताकि काम ना करना पड़े। अब ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट, ऑन्कोलॉजी की मशीन रन करने की जानकारी ऑन्कोलॉजिस्ट को है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का डॉक्टर नहीं है आपके पास। हाँ। तो पहले तो डॉक्टर रिक्रूट करो, अगर डॉक्टर वहाँ रहेगा तब ये काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अकाउंटेबल कौन है? आईएएस ऑफिसर। अब इतिहास के पन्ने पढ़ा, उसको ऑन्कोलॉजी का क्या मालूम? ह्यूमन ब्रेन एट ए टाइम सिर्फ 7 पोर्टफोलियो हैंडल कर सकता है। इसलिए जब पायलट 2 बैठाए जाते हैं, पायलट एंड को पायलट, क्यों मालूम? कि एक पायलट से अगर मिस हो जाए तो दूसरा पायलट टेक ओवर कर ले, कि 6 पोर्टफोलियो एट ए टाइम कॉकपिट में ओपन होता है। तो किसी भी तरह से एक आदमी अगर कंफ्यूजन कुछ भी हो उसको, तो दूसरा टेक ओवर कर ले। एक डीएम किसी डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर जब बनता है, उसके पास कितने पोर्टफोलियो होते हैं एवरेज? अंदाजा कीजिए। 86 पोर्टफोलियो। क्या ह्यूमनली पॉसिबल है? नो। तो गवर्नमेंट सोई हुई है, 86 पोर्टफोलियो देकर डीएम को बिठाए हुए हो, और सेम डीएम आपका बनकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बनता है, और उससे उम्मीद करते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य सुधार देगा। तो लोग पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, एमबीबीएस के बाद एंट्रेंस करो, जैसे आईएएस आईपीएस का एंट्रेंस से आईएमएस कर दो, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। उसको क्वालिफाई करने के बाद लड़के से पूछ लो कि भाई तुमको क्लिनिकल में जाना है, एडमिन में जाना है। क्लिनिकल में जाना है वो एमडी करे, एमएस करे, सर्जरी करे, एमसीएच करे, डीएम करे। एडमिन में जाना है उसको भेजो, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बनेगा, डॉक्टर होगा। राइट। कम से कम बेसिक डॉक्टरी तो जाने, हेल्थ केयर कैसे रिफॉर्म आएगा, और इसकी जरूरत है। हर कंट्री, डेवलप्ड कंट्री इसको करने लगा। उसने रियलाइज किया कि इम्पॉसिबल है, जार्गन है, मेडिकल जार्गन है, ग्रीक लैटिन के सारे वर्ड हैं।
रोज नए रिसर्च आ रहे हैं। अब आपको 100 पन्ने की किताब पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई करते थे, यहाँ हमारी डेविटा पढ़ ले 4000 पन्ने के सीने पर रखते हो, एस्फिक्सिया हो जाए उनको। सो ट्रू। वो तो एक बुक हो गई, इसके अलावा एक बुक कितनी हो सारी गई, तभी तो कह रहा हूँ एक बुक हो गई। कभी कभी तो इधर डेविटा इधर एवलॉफ रख के सो जाते थे। तो इनको सोचना चाहिए कि भाई सेंसिबल बातें करो, बातें लॉजिकल करो जो बात समझ में आए, और दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड बात करो, अकाउंटेबल करो किसी को। अभी एक सुना, एक गोवा में वो है हेल्थ मिनिस्टर है, बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, यस सर। सीएमओ घड़का रहा था। उस इडियट को पता भी है कि मल्टीविटामिन देने से क्या हो जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए तुम हेल्थ मिनिस्टर हो। ये सिस्टम खत्म करना होगा। और इसमें डॉक्टरों की गलती क्या हो गई, डॉक्टर झुकने लगा। कॉर्डेटा है ना भाई, फाइलम कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा है तो रीढ़ की हड्डी तो है, सीधी खड़े हो जाओ। और तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर झाड़ू भी लगा सकता है, डॉक्टर सदन में भी जा सकता है, लेकिन डॉक्टरी दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू, एब्सोल्युटली। तो ये समझना चाहिए उन लोगों को। और पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर पे इतना मिसट्रस्ट मत करो। अगर आज भी कोई संवेदनशील तुम्हारे लिए होगा तो डॉक्टर ही होगा, बाकी तुम्हारे नेता और सब संवेदनहीन हो चुके हैं। जागना चाहिए इनको। बट सर मुझे लगता है कि ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है और कल्चर है, ये मुझे नहीं लगता कभी करेक्ट होगा। करेक्ट नहीं होगा तो हेल्थ केयर कोलैप्स हो जाएगा। तो मैंने बता दिया, वेंटिलेटर पे ऑलरेडी है। हाँ, और जिस तरह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या मतलब लाइक नॉर्मल पर्सन के लिए या ऑडियंस के, सोसाइटी के लिए मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कॉमन पब्लिक के लिए 3 स्तर पे मैं हर समय इंटरवेंशन बोलता हूँ। व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल, सुबह जगने से लेके अगले दिन जगने तक 24 घंटे का नोट डाउन आप कर लो। सुन के डर भी जाएंगे कि आप सुबह जगने के बाद से अपने को कैंसर कराने के लिए पूरी तरह प्रेरित रहते हो। सुबह जगे, जिस समय भी जगो। अब चलो, जगने की बात, अभी सर्कैडियन रिदम की बात नहीं कर रहा हूँ, नर्सेज स्टडी यूनाइटेड किंगडम की है, जिसमें है कि सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होगा तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। उसकी बात बाद में करूँगा। आपने टूथपेस्ट लिया, ट्रैक्लोसन लोडेड, पैराबिन लोडेड, कैंसर, कोलोन कैंसर स्पेशली, प्रोस्टेट कैंसर, और बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा ये हैं तो उसके बाद माउथ वॉश भी लेते हैं अगेन। उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद आप गए नहाने, शैम्पू, साबुन, जितने सुगंधित चीज़ें आपकी डाली गई, पढ़ दो लो उसके बारे में कि क्या डाला गया। थैलेट्स, पैराबिन, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलेट, पढ़ो जरा क्या कराता है। यस। आंवला, रीठा, सिकाकाई से भी तो बाल धो सकते थे, क्यों आउट किया? धुलते थे बचपन में, मैंने धुले हैं। मैं तो आज भी धोता हूँ। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट की थाली आई प्लास्टिक की, प्लास्टिक का सेलोफेन, प्रोसेस्ड फूड आपके थाली में परोसा गया, तो मैं अभी भी अपनी पीतल की थाली ले जाता हूँ। मेरा खाना उसी में चलता है, मैं उसी में खाता हूँ, मैं अपनी कुकिंग खुद करता हूँ। मैं ये साथ साथ इसलिए समाधान बताता जा रहा हूँ कि अगर मैं व्यस्तता में भी कर ले रहा हूँ तो आप भी कर लेंगे, सिर्फ सोचने की जरूरत है। ऑप्शन 2 हैं, या तो अपने को बहुत हाई स्टेटस बना लो, बहुत पैसे कमा लो, अल्टीमेटली तुम अस्पताल में वेंटिलेटर पे खर्च करोगे। इसलिए बेहतर थोड़ा कम कमाओ, अपने पे समय दे लो, जाना सबको एक दिन, सोते सोते चले जाओ, वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत ना हो। बड़ा सिंपल है। चलो, उसके बाद बीच बीच में खाने की आदत इंसान की हो गई। अभी जा रहे थे बिस्किट खा लिए, अभी जा रहे थे चाय पी ली। क्यों जरूरत है तुम्हें? क्या हमें इतनी भूख? जो आज इंसान खाने से मर रहा है, भूख से नहीं मर रहा है। तो मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक, फैटी लीवर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कैंसर। उसके बाद वहां से निकले, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए इंटरटेनमेंट क्या है? 3M, मूवी, मॉल, मदिरा, और तो कुछ नहीं है। सही निमोनिक है सर। है कुछ? अब नई सरकार आई है दिल्ली में, सुनने में आ रहा है कि यमुना को सफाई कर रहे हैं, तो यमुना को सफाई कर दें, प्लांटेशन करें, और वहाँ पे घूमने के लिए पर्यटन स्थल बनाएं, पेड़ पौधों के बीच में शाम को लोग जाएं घूमें। मैं बता रहा हूँ, अल्कोहल का इंसिडेंस कम हो जाएगा, फैमिली के साथ लोग टाइम बिताने लगेंगे, स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, नेचर के बीच में जब भी लोग जाएंगे बेहतर होगा। और सर एयर पोल्यूशन भी कम होगा, 100% कम होगा। पूरी तरह से कितना बड़ा सोल्यूशन है, पूरी तरह से सोल्यूशन है। सुना है कि इस गवर्नमेंट में कुछ अच्छे लोग आए हैं और करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है।
उसी तरह से पार्क डेवलप करिए, बीच बीच में एयर प्यूरिफिकेशन भी होगा और आपका इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद सोने के लिए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया 2-3 चीज़ें कर रहा है। न्यूयॉर्क की एक स्टडी है कि ऑन एन एवरेज थंब स्क्रॉलिंग 12 किलोमीटर पर मंथ एक इंसान करता है, ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर थंब से। जरा उनको बताइए कि 12 किलोमीटर ऐसे चल लोगे, लेकिन वो कर रहे हैं। ज़ॉम्बी स्क्रॉलर, उससे क्या होता है, डोपामिन सर्ज होता है। डोपामिन इज मॉलिक्यूल ऑफ मोर, आपको और आदत लगाता है, करते जाओ करते जाओ। अब 1.5-2 घंटे बाद किसी ने आपको टोक दिया कि खाना रखा है, खाना ठंडा हो रहा है, तुम खाना खाने नहीं आ रहे हो, तब सडनली लगा कि अच्छा खाना, हाँ, तब आपको लगा। अब गए अब खाना खाने, लेकिन फ्रिज खोला, मिठाई खा ली। क्यों खाई? उस इंसान ने जानबूझ के नहीं किया ऐसा। डोपामिन सर्ज हो रहा था, सडन क्रैश हुआ, अब उसको डोपामिन सर्ज चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज स्वीट, शुगर ही डोपामिन सर्ज देगा। थर्ड, सिगरेट। फिर जब लौट के आएगा, अब डोपामिन सर्ज चाहिए, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, स्क्रीन, यही सब डोपामिन सर्ज देता है। ये मॉलिक्यूल ऑफ मोर, ये इंसान को बेचैन कर रहा है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, सेडेंटरी हैबिट, इंक्रीज कैंसर, ये हुआ। अब नींद खराब हो गई, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम, जो नर्सिस स्टडी की बात की, 20 ईयर्स की स्टडी है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा था कि जो रात में सोएंगे दिन में जगेंगे, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम होगा, कैंसर बढ़ेगा। खाने के बाद कम से कम लिवर को 5 घंटे रेस्ट चाहिए, मदर ऑफ ऑल द ऑर्गन। माँ क्या करती है घर में, सबको सुला के लाइट वाइट बंद करके दरवाजे लगा के सोने जाती है। सोने जाने के बाद लिवर को 5 आवर्स चाहिए डिटॉक्सिफाई होने के लिए। हम दे पाते हैं? रात को 10-11 बजे इंडियन खाना खाते हैं। यस सर, मोस्टली अब तो 10 बजे ही इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ। मेरा लास्ट मील पूरे 24 घंटे का लास्ट मील होता है 2:30 बजे दोपहर का लास्ट मील है। उसके बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ इतने सालों फिर से? से नेक्स्ट डे खाते हैं? फिर नेक्स्ट डे खाता हूँ। नेक्स्ट मील सुबह 9 बजे लेता हूँ, सेकेंड मील 2:30 बजे लेता हूँ, 2 मील लेता हूँ। तो मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, बताइए आप। सर आप तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है दूसरों के लिए फिर तो। मैं कह रहा हूँ करके देखो, करके देखो, वाकई आप स्वस्थ महसूस करोगे, एक्टिव महसूस करोगे। दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ, करो इसको। तो इस तरह से जब चीज़ों को आप देखोगे तो आप जिसको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मांग रहे हो, एक्चुअली आप फेटल है, वो आपके लिए टॉक्सिक है, तो उसको अपने जीवन से निकाल दो। आपकी ज़रूरतें कम हो जाएगी। ज़रूरतें जैसे ही कम हो जाएगी, लेजर टाइम निकालो अपने आप के लिए। 1 घंटे मी टाइम, मी टाइम में इवन आपका मोबाइल भी नहीं हो। 3 इंसान की स्थिति है, अकेलापन, लोनलीनेस, इसका इंग्लिश है लोनलीनेस। दूसरा एकाकीपन, जिसका इंग्लिश है सॉलिट्यूड। एकाकीपन में, अकेलापन में इंसान अपने अकेले तो है, लेकिन 50-100 लोगों से बात कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा किया, सोशल मीडिया पर उसने ये लिख दिया, उसने गाली दे दी। अकेलापन। डिप्रेशन, सॉलिट्यूड, मैं से बात होती है। मैं ऐसा कर रहा था, ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा, मैं, एकाकीपन। इसका इंग्लिश तो सॉलिट्यूड है, लेकिन एक स्थिति कैवल्य, उसका इंग्लिश नहीं है। ये स्थिति है जहाँ मैं भी खत्म हो जाता है, शून्यता की स्थिति। लेजर टाइम एक्चुअल वही है। इसी में क्रिएटर निकलते हैं, इसी में इनोवेटर निकलते हैं। तो अगर बच्चों में करना लेजर टाइम, जिसमें बच्चों को कुछ मत करो, तुम खेलो भी मत, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है करो, मोबाइल छोड़ दो, स्क्रीन छोड़ दो, और इंसान, बड़े लोग भी करें, तभी जाकर क्रिएटर बनेगा। हमारा भारत वही भारत है ना, बुद्ध का, महावीर का, नानक का, क्योंकि चिंतन करते थे। आज खत्म कर दिया आपने, टाइम ही खत्म कर दिया चिंतन का। इसको करना चालू करें। मिनिमलिज्म अपने लाइफ में उतारें, जरूरतें कम करें। B2B हर्ष में फॉर्मूला, मैंने अपने खेत का नाम ही रखा हुआ B2B, बैक टू बेसिक्स। ओके। जहाँ मैं सारी चीज़ों को जाता हूँ, बैक टू बेसिक्स। जमीन पे बैठो, स्क्वाटिंग बैठ के देखो। ये एक तरह से आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। OT में खत्म करने के बाद मेरे ऑपरेशन थिएटर में चेयर नहीं है, मैं जमीन पे स्क्वाटिंग बैठता हूँ। ओके, वाह। उसके बाद जब जाता हूँ तो पद्मासन लगा के बैठता हूँ, थोड़ी देर मसल भी स्ट्रेच हो गई, थोड़ी देर रिलैक्स भी हो गई। करो। स्मोकिंग, ऑफिस में काम कर रहे, स्ट्रेस हुआ, जाके बाहर गए, 1 कप चाय ले ली, 80 कैलोरी, शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक, और स्मोकिंग, कैंसर। मत करो। 2 मिनट स्ट्रेच कर लो, योगा स्ट्रेचिंग करो, नेक टू टो, यू विल फील मोर एक्टिव। 1 ग्लास पानी पियो या नींबू पानी पी लो, बॉडी हाइड्रेट हो गई, अच्छा महसूस करोगे।
छोटे छोटे बदलाव की ज़रूरत है। यस। अगर मैं एक लाइन में कहूँ, कैंसर बाजार में बिकता है, हर रोज़ हम खरीदते हैं, तो सच्चाई यही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पैक्ड, फ्रोज़न और जो भी हम खाने पीने खा रहे हैं सब कुछ अडल्ट्रेटेड है। आजकल सर लोगों इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोगों ने लेबल पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जो पैक्ड फूड्स आ रहे हैं, उनमें जो केमिकल्स हैं उनका कंट्रोल हो रहा है, शुगर का कंजप्शन थोड़ा कंट्रोल करके किया जा रहा है। बट सर कंप्लीटली बैक टू बेसिक आना तो बहुत मुश्किल है। जिस तरह से मुश्किल हम नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं ना, आप देखिए ना, मतलब लाइक जितना एआई आ रहा है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, जितना टेक्नोलॉजी आ रही है, उतना ही हम मतलब फार टू बेसिक्स हो रहे हैं। तो बैक टू बेसिक्स तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। ये एआई कमिंग वेव है, इट्स नॉट ए टेक्नोलॉजी। ये आएगा ही, आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए। एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड गो आउट, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी लाइबिलिटी है वो। क्योंकि इंसान कंफर्ट एंड कन्वीनियंस जोन में चला गया है, इंसान अभी काम नहीं कर रहा है। एआई को रन भी ह्यूमन ही करेगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन एक लेवल हो सकता है जिसमें एआई ह्यूमन को बाहर कर दे अपने लूप से। ये हो सकता है, इसको नहीं रोक सकता है। इस टेक्नोलॉजी का विस्तार होना चाहिए, साइंस को आगे आना चाहिए। लेकिन साइंस के साथ जो आप बेसिक छोड़ते हैं उसको कटी पतंग कहते हैं। पतंग ऊंचाई पे जाए आसमान में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोर कट जाए ये ठीक नहीं है। ज़मीन से जुड़े रहो और ऊंचाई तक जाओ, साइंस में बढ़ते जाओ, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहो। अल्टीमेटली 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ वही है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। वो 5 तत्व को पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। अगर स्पेस में भी जा रहे हो तो क्या ढूंढने जा रहे हो? ऑक्सीजन है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, ढूंढ तो यही रहे हो ना। तो Right. स्पेस में भी जाके आपको वही ढूंढना पड़ेगा, इसलिए 5 एलिमेंट्स को ना छोड़ें, यही है। दूसरा जो आपने बात कही लेवल की, लेवल पे क्या लिखा है? व्हाट इज इन द फूड? कार्ब, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट, यही लिखा जा रहा है। उस पर लिखना चाहिए व्हाट हैज़ बिन डन टू द फूड। फर्टिलाइजर डाला था, इंसेक्टिसाइड डाला था, फैक्ट्री में कौन से में प्रोसेस हुआ, हैवी मेटल्स है कि नहीं, व्हाट हैज़ बिन डन टू द फूड। फाइबर निकाल लिया, एंटीऑक्सीडेंट निकाल दिया, विटामिन निकाल दिया, ये लिखो। ये लिखने की औकात किसी फूड इंडस्ट्री की नहीं है। अगर लिख देंगे तो फूड नहीं रहेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़िए फूड का डेफिनेशन क्या है। फूड इज ए सबस्ट्रेट विच हेल्प्स ईदर इन ग्रोथ और बर्निंग, इधर एटीपी प्रोड्यूस करे और ग्रोथ में काम करे। दीज ऑल फूड, सो कॉल्ड फूड, आर नॉट फूड, क्योंकि हाई इन फ्रक्टोज रिटार्ड ग्रोथ, 7 टाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है देन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो फूड है ही नहीं। तो जैसे फूड इंडस्ट्री लिखना चालू कर देगा व्हाट हैज बीन डन टू द फूड, ये फूड के डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। राइट। सर मुझे लगता है कि जिस तरह से बॉलीवुड ने कैंसर में इतनी निगेटिविटी स्प्रेड की है, मुझे लगता है उन्हें एक एक्टिव एक्शन लेना चाहिए टू स्प्रेड कैंसर अवेयरनेस। देखो, 2 ही चीज़ बिकती है डॉक्टर रेखा, ख्वाब और खतरा। बॉलीवुड वाले क्या हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कमर हिलाने के तो पैसे लेते हैं वो, और उनको आप सेलिब्रिटी कहते हैं। ट्रू। 3 जमूरे गुटखा बेचते हैं और उनको जो फॉलो करते हैं वो खा लेते हैं गुटखा। वो सेलिब्रिटी हैं। जिनको कहते हैं सेलिब्रिटी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, रिलैप्स हो गया, कैंसर तो ठीक नहीं होता है, मैं उनसे कहता हूँ सेलिब्रिटी है ही नहीं। जितनी चीज़ें कर सकते हैं कैंसर बुलाने को, सारे कर रहे थे। रात में जगना, हाई यूजेज ऑफ कॉस्मेटिक्स, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम, तो और कुछ क्या चाहिए कैंसर होने के लिए? और कैंसर हो जाए तो रिलैप्स होने के लिए और क्या चाहिए? उनको सेलिब्रिटी मत बनाओ। अगर स्वास्थ्य संबंधित, वेलनेस संबंधित, लॉन्जेविटी संबंधित किसी को सेलिब्रिटी बनाना है, दैट कैन बी अ डॉक्टर। उसको इस चीज की जानकारी है। सेलिब्रिटी को कैसे हो सकता है हेल्थ वेलनेस का? हाँ, स्क्रीन पे नाच देखना है, नाच का सेलिब्रिटी हो सकता है। डॉक्टर कैन नॉट डांस। बैरिंग फ्यू डॉक्टर, आप ही के डिपार्टमेंट कुछ लोग हैं जो नाचते भी हैं। ओके। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज़ और बोलने वाली थी। जैसे आपने बोला ना कि यस डॉक्टर शुड बी सेलिब्रिटी, अभी मैं देख रही थी जो कैंसर वैक्सीन है उसका एड कभी किसी डॉक्टर ने नहीं किया, लेकिन सारे सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता एचपीवी वैक्सीन क्या है, एचपीवी वायरस क्या है, क्या कैंसर से प्रिवेंट करेगा, तो उन लोगों से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर से अगर बोला जाए तो कोई भी फार्मा कंपनी इसमें आगे नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि एचपीवी वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि 6 तरह के कैंसर से प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, उसमें तो देखिए अब पॉलिसी की बात है कि
अब मेजॉरिटी पब्लिक तो उन्हीं को देख रही है, तो फार्मा कंपनी या गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई कम से कम बात तो सुन लो, कम से कम उनको देखने के चक्कर में बात ही पहुंच बट जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि टू स्प्रेड कैंसर अवेयरनेस, डोंट प्रमोट रॉन्ग प्रोडक्ट। बिल्कुल धीरे धीरे ये आएगा ही। उसका रीजन आप समझिए कि आज से कुछ समय पहले तक CSR नहीं था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आज आ गई। मैं तब भी इस बात पे बहुत कहता था कि सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं कंट्री से, ये कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं सोशल ग्रोथ में। हो गया। यस सर। कुछ दिनों में सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, CSR भी होगा, वो भी सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इतना काम हमारी सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। सिर्फ इनकम टैक्स पे करने से काम नहीं चलेगा, आपको हमें हमारी सोसाइटी को अवेयर करना होगा। और गलत चीज़ों का एट द सेम टाइम निगेटिव अवेयरनेस नहीं करेंगे आप, उन पर एक्शन होगा, और रेगुलेशन लगाना पड़ेगा, और लगेगा, जल्दी लगेगा, उस पर भी काम होगा। क्योंकि आप कुछ भी ऐड देख लीजिए, जो भी आपने जैसे बताया कि बाजार में बीमारियां बिक रही हैं, हर चीज़ का तो एडवर्टाइजमेंट है, उसी से इंस्पायर होकर हम लोग ला रहे हैं, बच्चे उसी से इंस्पायर होकर खा रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल रोक देना चाहिए जो कॉज ऑफ कैंसर है। बच्चों को इंस्पायर करने के लिए जितने दर्शक आपके देख रहे हैं, 2-3 चीज़ें बताऊंगा। क्वांटिटी टाइम मत दो बच्चों को, सब लोग भाग रहे हैं काम में, क्वालिटी टाइम जरूर दो। 10 मिनट बच्चों के साथ बच्चा बनो, हर 24 घंटे में 10 मिनट बच्चों के साथ जमीन पे लेटो, उछलो, कूदो, थोड़ा फिट हो। तो बच्चे जैसे दौड़ते हैं, जमीन पे लुढ़कते हैं, तुम भी करो 10 मिनट। यस सर। बच्चे तभी आपसे ये होते हैं जब लगता है ये मेरे टाइप का है। बच्चे निश्चल भाव के हैं, यस सर। स्वच्छ मन है उनका, वो हमारी तरह बनावटी नहीं करते हैं जवान की तरह। तो बच्चों के साथ 10 मिनट पेरेंट्स को बच्चा बनना है, बस 10 मिनट। वो बच्चा आप ही के साथ बड़ा होगा। इतनी तो चाइल्ड साइकोलॉजी तो हर पेरेंट्स को समझना चाहिए। इतना अगर करोगे तो बच्चे कभी भी फिल्म सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी नहीं मानेंगे, अपने माँ बाप को सेलिब्रिटी मानेंगे। यस सर, ट्रू। सर आप मुझे कहीं खो गई थी। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि शायद अगर हमारे बॉलीवुड ने बहुत मतलब अच्छी चीज़ों पे काम किया होता तो आज की इंडियन पॉपुलेशन कुछ अलग ही होती, यूथ अलग होता। मतलब मैं अपने बचपन का बात बता रही हूँ, मैं बचपन से क्या देखती आ रही हूँ मूवीज़ में, जो स्टोरीज़ होती हैं, जो शोज़ होते हैं, डेली शोज़ होते हैं, तो सर उसमें यही सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। बचपन से ही लोग मतलब एक ही चीज़ सोचते हैं, अफेयर, लव, मैरिज, किड्स। मतलब एक जो होता है ना, बच्चा जिस चीज़ को देख के इंस्पायर हो, अगर आप एक बच्चे की सराउंडिंग्स में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जो हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो शायद बच्चा उसी के बारे में सोचेगा। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या देख रही है? हीरो विलेन का रोल। इसमें देखिए सिर्फ फिल्म वालों को तो गलत हम नहीं कह सकते हैं। मेरे कई दोस्त हीरो हैं, हीरोइन हैं, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो उनका भी कहना, उनका भी पक्ष हमें रखना चाहिए। उनका ये कहना है कि देखो हमारा तो सिंपल है मार्केट फॉर्मूला, प्रोड्यूसर पैसे लगाएगा, हमें ऐसी चीज़ बना के देनी है जो मार्केट में चले और पैसे रिटर्न आ जाए। तो जो चीज़ें पब्लिक देखना चाह रही है, हम इसकी एक बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग करके निकालते हैं और उसी पे राइटअप किया जाता है, उसी को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखिए कि आपके अंदर ये दमित इच्छा हमारी सोसाइटी की जो रह रही है, फिल्म उसको दिखा रहा है, बस इतना ही अंतर है। अब कुछ जगह है जैसे हॉलीवुड फिल्म है, साइंस पे बहुत फोकस करता है और इस लेवल की साइंस की फिल्म बनाएगा और वो फिल्म उसकी हिट होती है। तो इसमें मैं मानता हूं कि ये डेमोग्राफी का गड़बड़ है। इंडिया में ऑप्रेस्ड इमोशंस पब्लिक में ज़्यादा है। मतलब चौक चौराहे पे बाजू मोड़ के गुंडागर्दी अगर नहीं कर पाए तो उनके बदले उनका नेता अगर कहे कि हाँ मिट्टी में मिला देंगे, तो बड़ा खुश होता है वो आदमी कि देखो मैं नहीं तो ये तो किया। ट्रू। तो फिल्में भी उसको ऐसी, अब कोई एजुकेशन नहीं रखा आपने, लड़के लड़की साथ नहीं पढ़ेंगे, बचपन से किया, अब उसकी दमित इच्छा है अफेयर करने की। क्योंकि उसका जब एंड्रोजन लड़के का सर्ज मार रहा था, लड़की का एस्ट्रोजन सर्ज मार रहा था, आपने कहा अलग रहो। तो उसने तो ये सोचा कि इनएक्सेसिबल है। जब भी बच्चों से कोई चीज़ छुपाएंगे और ये करेंगे इनएक्सेसिबल, तो बच्चा चाहेगा यही करें। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें बन गई हैं। अभी मैं लौटा डेनमार्क से, वहाँ पे लोग स्विमिंग जब करते हैं तो पूरी तरह नंगे होते हैं, अंडरगारमेंट भी नहीं, मेल फीमेल सब साथ स्विमिंग कर रहे हैं। तो वहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को, और ना आसपास टहलने वाले उनको देख रहे हैं,
क्यों? उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंडिया में आप सोच सकते हैं ये डेमोग्राफी का चीज़। बिल्कुल भी नहीं। अब इस डेमोग्राफी को सुधारने के लिए फिर मैं वही कहूँगा कि इंसान को उस तरह से मत बांधो, ओपन होने दो। ये बेवजह आप बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्सुअलिटी पे निगेटिव बात करेंगे, लोग बात नहीं करना चाहेंगे, माँ बाप भी नहीं बात करना चाहेंगे बच्चों। वर्ल्ड का आंकड़ा, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहता है WWW का आकलन है कि सबसे ज़्यादा पॉर्न व्यूअर इंडिया में है। तो अगर वाकई आप इतने बड़े संस्कारी थे तो पॉर्न व्यूअर इंडिया में क्यों है सबसे ज़्यादा? बिल्कुल सही। ये होना ही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने जिस चीज़ को सप्रेस किया उसके छुपा के देखने वाले बढ़ेंगे। सप्रेस क्यों कर रहे हो? नेचर क्या है? ये नेचर है ना। हर इंसान प्रोडक्ट किसका है? सेक्सुअल एक्ट का। तो ये तो नेचर है। उस जीवन के सृष्टि के बेसिक मूलभूत आधार को आप चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मत करो। यही चैलेंज आपके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जगाएगा और यही सारे फसाद का कारण है। इंसान का दिमाग उसी में लगा रहेगा। कहाँ से आप इनोवेटर क्रिएटर बनाएंगे? बेसिक मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में बेसिक है फिजियोलॉजिकल नीड। और फिजियोलॉजिकल नीड में क्या है? एयर, वाटर, सेक्स, यही है। यस सर। आप भूख, प्यास, सेक्सुअल शांति हो गई, तब जाके आपको आएगा सिक्योरिटी। ऐसे से बढ़ता जाएगा सेल्फ एस्टीम। लास्ट स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी तब आप एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन की बात करेंगे और ढूंढेंगे, नई खोज करेंगे। न्यूटन, आइंस्टाइन इंडिया में क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? बाहर ही क्यों होते हैं? इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। राइट। तो हमें बेसिक एजुकेशन में ही गड़बड़ी हमारी है। हमें बेसिक एजुकेशन में उठना पड़ेगा और हिपोक्रेसी खत्म करनी पड़ेगी। हम बहुत हिपोक्रेसी वाले लोग हैं। राइट। ओके सर, तो अभी मेरे लास्ट में टू क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज दें कि जब भी कभी भी कोई भी किसी भी कैंसर से डायग्नोज हो रहा है तो उसको क्या स्टेप्स लेने हैं। एंड दूसरा, जब वो कैंसर फ्री हो गए हैं एज ए सर्वाइवर, उन्हें किन बातों का ध्यान देना है? क्योंकि सर ये क्वेश्चंस मुझे स्पेशली बोले गए हैं आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले तो कैंसर की डायग्नोसिस हो जाए तो पहला काम करना है, डोंट पैनिक। पहली चीज जो पूरे घर में मातम छा जाता है, जैसे लगता है डेथ सेंटेंस डिक्लेयर हो गया। yes, मत करो। लाइक एनी अदर डिजीज, कैंसर इज क्यूरेबल, पहली चीज। दूसरा, मस्ट डू सेकेंड ओपिनियन। चाहे तो बायोप्सी की रिपोर्ट हो, उसकी स्लाइड ब्लॉक चेक कराना हो, डॉक्टर कराना हो। थर्ड, बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। मतलब बड़ी बड़ी इमारतों वाली बिल्डिंग, हरे नीले शीशे लगे बिल्डिंग देख के मत जाओ। बिल्डिंग की आत्मा कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी देखो, डॉक्टर से मिलो। मस्ट बी एन ऑन्कोलॉजिस्ट। जिस डॉक्टर से मिल रहे हो, ऑन्कोलॉजिस्ट जरूर हो। बेसिक मतलब वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। 3 ही ऑन्कोलॉजिस्ट है जो ऑन्कोलॉजी का इलाज कर सकते हैं। ये जरूर देखो। उसके बाद डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ठीक है। कैंसर में अर्जेंसी है, इमरजेंसी नहीं है। मतलब डॉक्टर कहे कि अभी अभी भर्ती हो, अभी ऑपरेशन करना है, समझ लो कुछ दाल में काला है। अर्जेंसी है मतलब कैंसर ग्रो कर रहा है, तो पूरी प्लानिंग होने दो, ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होने दो, तीनों मोडालिटी के लोग बात कर लें कि पहले न्यूरोएडजुवेंट दें, पहले क्या दें, आखिर क्या दें, सारा करके। ये करने के बाद एक्सेप्ट द डिजीज, क्योंकि पहले इंसान डिनायल मोड में है। एक्सेप्ट द डिजीज। अब सारा हो गया, ठीक है, मेरा डिसाइड हो गया, ये इलाज होना है। अब एक्सेप्ट करो इसको, बूस्ट योर मोरल। उसके लिए डॉक्टर से बात कर सकते हो, घर में बात कर सकते हो। उसी समय जरूरत है लाइफस्टाइल चेंजेस स्टार्ट कर दो उसी दिन से। उसके लिए पहली चीज है, आप पिछले 10 साल से इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि आपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस किए। आपको पता चल जाएगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ, खाना आपका कहाँ बदला, स्ट्रेस लेवल कहाँ बढ़ा, सब आपको याद आ जाएगा 10 साल का जब आत्मविश्लेषण करेंगे। अब उसको रिवाइव कर दो, रिवाइंड कर दो, मशीन की तरह घुमाना चालू कर दो आज से, ट्रीटमेंट चालू होने से पहले। अष्टांग योग उसी समय इन कर सकता है आपके लाइफ में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इन कर दो, जिसमें आपका संयमित जीवन हो जाएगा। विचार, आहार, व्यवहार बदलने लगेगा। आसन, प्राणायाम सारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसको करने के बाद ट्रीटमेंट कराइए। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी
डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो कि कैंसर एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, 5 साल का सर्विलेंस आपका फॉलोअप चलेगा। तो वो डॉक्टर आपके घर का मेंबर हो जाना चाहिए। घर के मेंबर से मतलब है घर में नहीं आएगा आपको देखने के लिए। अब ये उम्मीद ना कर ली सुन के कि डॉक्टर घर आ जाएगा, मतलब जाइए, लेकिन डॉक्टर से ये एक दिन की बात नहीं है, आप पूरी तरह खुल जाओ ताकि अपने मन की सारी बातें हल्की करके निकलो डॉक्टर के सामने। ये करना है। डॉक्टर के कहे अनुसार फॉलोअप जरूर करें। फॉलोअप लोग कंप्लायंस गड़बड़ करते हैं जिसमें कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, इसको जरूर करें। उसी समय बहकावे में ना आए। इस बीच बाबा थेरेपी आएगा, कई सोशल वीडियो की आप ढूंढेंगे वीडियो, तो कुछ वीडियो जाएंगे कि जो कहेगा गौमूत्र से कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कर देगा, उस चक्कर में नहीं आना। ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछो इस समय और किन किन चीज़ों का हम अपने जीवन में समावेश करें जिससे मुझे बेहतरी की तरफ बढ़े। इसको करो। इसको करते करते अब चलो, लाइक एनी अदर डिजीज कैंसर इज क्यूरेबल। कैंसर कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन इनक्यूरेबल नहीं है अगर इसको ढंग से हैंडल किया जाए तो। बट सर कुछ डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जो जब पेशेंट को पता चलता है उन्हें पता ही नहीं चलता, अर्ली स्टेज में एडवांस में आते हैं, फिर पता चलता है कि कुछ क्योर नहीं हो सकता, तो उनके लिए क्या मैसेज है? स्टेज 4 इनक्यूरेबल कैंसर। इनक्यूरेबल कहने का मतलब हर समय होता है ऐसा नहीं उनके कुछ नहीं किया जा सकता है, उनका इलाज कराना है। कई लोग पूछते हैं क्यों इलाज कराएं? इलाज इसलिए टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, उनके जीवन को बढ़ाएंगे एंड गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दैट प्रोलॉन्ग लाइफ, उनको तकलीफ ना हो। डॉक्टर भगवान नहीं है लेकिन एटलीस्ट ये तो कर सकता है कि आपको तकलीफ ना होने दे। मान लीजिए कहीं बोन पेन हो रहा है, 2 से 10 दिन के बीच में रेडियोथेरेपी दे दो, बोन पेन तो कम हो जाएगा। तकलीफ तो नहीं हो, पूरे टाइम दर्द की दवा तो नहीं खानी पड़ेगी। इस तरह से डॉक्टर जैसे कहता है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, उसको फॉलो करो एंड टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हतोत्साह नहीं होना उसमें। ऐसे मरीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल सीए प्रोस्टेट स्टेज 4, 10 साल 12 साल नॉर्मल चल रहे हैं, पीएसए अभी भी नॉर्मल आ रहा है। अब उसको टेक्निकली हम नहीं कह सकते हैं स्टेज 4 है इसलिए कि क्योर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी भी पेट स्कैन नॉर्मल है और पीएसए 0 है, तो अब उसको क्या माने? ऐसा होता है। यस सर। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं सर जो स्टेज 4 में बहुत अच्छा सर्वाइवल देते हैं। प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। सर यहाँ पे क्योंकि आप ऑन्को सर्जन हैं, आई थिंक मोर देन 50,000 सर्जरीज आप अब तक कर चुके हैं, इतना ज़्यादा वास्ट आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन से कैंसर है जिनमें सर्जरी का मेजर रोल होता है बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो वो और चीज़ों में पड़ जाते हैं और वो विजिट ही नहीं करते डॉक्टर को? सबसे पहला हेड एंड नेक कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, खास करके उसमें अवेयरनेस की कमी इसलिए लोगों को लगता है चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ सर, जीवन बचेगा। दूसरा, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है, रोबोटिक सर्जरी कैंसर सर्जरी में हेड एंड नेक में जब करता हूँ तो स्कार पता नहीं चलता, आगे से दिखता ही नहीं कि सर्जरी हुई है। एक तो हमारा हाल फिलहाल में यंग लड़का है, 2.5-3 साल पहले ऑपरेट किया, रोबोटिक टंग किया है, यूट्यूबर है, ओके, और फिर से यूट्यूब पे काम कर रहा है। लोग बता नहीं सकते हैं कि उसकी सर्जरी हुई है। अच्छा, वॉइस में कोई चेंज नहीं, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। ओके। तो हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, क्यूरेबल अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, सर्जरी का डेफिनेटली रोल है। ब्रेस्ट बचा के भी कर सकते हैं और ब्रेस्ट कंप्लीट रिमूवल डिपेंडिंग ऑन क्या फाइंडिंग है, डॉक्टर से डिस्कस करिए। कोलोन कैंसर, सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है। लोकलाइज मस्कुलोस्केलेटल, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, बोनी ट्यूमर, सर्जरी का रोल है, अच्छा रोल आता है। कैंसर इसोफेगस, ओजी जंक्शन खास करके, अगर अर्ली स्टेज डिस्फेजिया पकड़ लिया है तो क्यूरेबल कैंसर है, बिल्कुल क्योर हो जाता है। ओवरी, यूजुअली ओवरी ज़्यादा केसेस स्टेज 3 में आता है तो पहले कीमोथेरेपी दे के लेकिन सर्जरी की जाती है, अच्छा रोल है। गॉल ब्लैडर कैंसर नॉर्थ इंडिया में कॉमन है, सर्जरी का अच्छा रोल है। तो ये सारे कैंसर ऐसे हैं जिसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी से क्योर हो जाता है इन कैंसर का। यस सर, मुझे ये भी बोला गया था कि मैम हमेशा आप अपने गेस्ट में जब भी ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो हमेशा ना कैंसर ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट और ये सब डिस्कशन करते हो, बट सर्वाइवल के जो उनके सपोर्टर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज नहीं होता, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? केयर गिवर के लिए मैसेज मैं यही दूंगा, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। पहली चीज़ जो आप डर जाते हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको यही एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कैंसर छूने से होता तो पहले मुझे हो चुका होता। अब तक तो पिछले 25 साल से मैं कैंसर ही छू रहा हूँ और अंदर कैविटी में खोल के भी जाता हूँ छूने के लिए। तो ये निकालें दिमाग से। दूसरा, कुछ कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, फैमिलियल हो सकते हैं, तो उसका जरूर
चेकअप करा लें, खास करके अगर आपके रिलेटिव में फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव है और 40-45 साल से पहले कैंसर हुआ, तब तो जरूर टेस्ट कराएं। यस। इसको करना है। तीसरा, लेकिन ऐसा नहीं कर देना हाइपोकॉन्ड्रियासिस में आप चले जाएं कि अभी एक कैंसर आपके परिवार में या आपके दोस्त को हुआ, अब मुझे भी कहीं कैंसर ना हो रहा। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जरूरत नहीं है। इतना आसान भी नहीं कैंसर। जब तक कैंसर को बुलाएंगे नहीं तब तक कैंसर आएगा नहीं। तो इतने भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ों का ये करें। और क्योंकि अब केयर गिवर हैं तो आ ही रहे हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट से कह दें कि उनकी एज, उनके जेंडर के हिसाब से स्क्रीनिंग क्या क्या रिकमेंडेड है ये मुझे बता दें, उस स्क्रीनिंग को फॉलो करें। राइट। और जैसे कि आपने बोला कि अगर फैमिली में कैंसर किसी को हुआ है तो लास्ट 10 ईयर्स का डाइटरी पैटर्न और अपना लाइफ स्टाइल एनालिसिस करें, बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली में कॉमन ही होता है। कॉमन होता है, इसीलिए फैमिलियल कैंसर। राइट। और जेनेटिक तो जीन एब्नॉर्मलिटी होगी। फैमिली में स्पोरेडिक कैंसर में कई लोग समझते हैं कि फैमिली ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन नहीं है। उस फैमिली में डाइट, कल्चर, कस्टम, अंडरग्राउंड वाटर और फूड सब कॉमन होता है, इसलिए उस फैमिली में ज़्यादा है। और फैमिलियल कैंसर एक अलग चीज़ है जो हेरिडिटरी चलता है, वो अलग चीज़ है, उसको हटा दीजिए। यस सर। आई थिंक सर यू आर द बेस्ट पर्सन। जो एक बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और वो है सेक्सुअल एक्टिविटी विद कैंसर पेशेंट। जैसे कि मेल को अगर कैंसर हुआ है, ट्रीटमेंट हो गए, सर्वाइवर हैं, तो उनके साथ फिजिकल होना, या फीमेल को है तो उनके साथ होना, ये अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो इसमें आपका क्या सजेशन है? बहुत दबी आवाज़ से पूछा हुआ सवाल कैंसर का है। हाँ, Yes, sir. लोग शर्माते भी हैं, शर्माना नहीं सर चाहिए। मेरे तो यूट्यूब वीडियो पर ही कमेंट आए हैं, पर्सनली तो मुझसे कोई नहीं पूछता, हार्डली कोई फीमेल आके इसमें पूछती मैं है। बिल्कुल कहता हूँ कि सेक्स के सवाल पे बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। यही सृजन यहीं से है, इस पे मत शर्माओ। सबसे ज़्यादा ट्रुथ अगर डेथ के बाद कुछ है तो यही है। यस सर। 3 समस्या है और 3 समाधान सेक्स से रिलेटेड। पहला, कैंसर के डायग्नोसिस के बाद स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, सेक्स ड्राइव को कम करेगा। तो मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में लिबिडो डिजायर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस स्ट्रेस को तो कम करो, कॉर्टिसोल कम करो। कॉर्टिसोल आपके सेक्स पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, कैंसर के आउटकम पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है कॉर्टिसोल। पहला। दूसरा, अगर पेल्विक ऑर्गन की सर्जरी या पेल्विक ऑर्गन इरेडिएशन, रेडियोथेरेपी हुई है, तो नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें रियल मतलब ऑर्गेनिक प्रॉब्लम इरेक्शन की हो सकती है। तो ये तो ऑन्कोलॉजिस्ट से आप पूछ लें कि मेरी जो सर्जरी हुई है रेडियोथेरेपी, उसमें नर्व की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड थर्ड इज प्योरली साइकोजेनिक। न कॉर्टिसोल इन्वॉल्व है, न ऑर्गेनिक इन्वॉल्व है, साइकोजेनिक। आपको लग गया कि अब तो मरना है, तो सेक्स क्या? यस सर। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि मरना तो सबको है। कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। ये कम से कम आपके अंदर सारी चीज़ों को जगाया तो। और अगर ऑन्कोलॉजिस्ट कह रहा है कि आप ठीक हो गए, तो मानो ठीक हो गए, आज से जीना चालू करो। और उसके बाद इस साइकोजेनिक कंपोनेंट को हटाइए, लिबिडो फिर से आपका वापस आएगा। इरेक्शन, स्पर्म काउंट और महिलाओं में लिबिडो सब नॉर्मल हो जाएगा। फोर्थ, जो रेस्ट्रिक्टेड है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड नॉर्मलिटी आ गई ड्यू टू सप्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी या हार्मोन ट्रीटमेंट, तो हो सकता है कि उनको दिक्कत हो बिकॉज ऑफ विजाइनल ड्राइनेस और ये सब। तो उसका तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक मोर इज साइकोलॉजिकल। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई कंटेजियस डिजीज की वजह से अवॉइड करे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छा, मतलब जो एक बहुत, अब तो आपने बोला है कि सच्चाई सच्चाई होती है, कड़वी मीठी नहीं होती, बट मैं कहूँगी कैंसर के बारे में लोगों के मन में बहुत कड़वी सच्चाइयाँ थी जो आपने आज उनको क्लियर किया। सच्चाई पे चलिए, चलते चलते एक शेर मेरा ही लिखा है, सुना देता हूँ। सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, दर्दे हकीकत बस बयां कर गया। सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्मे खंजर भी कुछ भर सा गया। क्या बात है सर। बहुत अच्छा बोला सर आपने। सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपके साथ और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके दर्शक इस पे कमेंट लिखें, क्वेश्चन पूछें, अगर होगा तो पार्ट 2 में उसको एड्रेस किया सर। कमेंट्स तो जरूर आएंगे, रेडी रहिएगा। खासकर जब हमने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज डिस्कस की है उसके बारे में तो पक्का आएंगे, तो मैं आप ही के पास ही डाइवर्ट कर दूंगी। नहीं, पॉडकास्ट इसका पार्ट 2 कर दिया जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।